हेलो बच्चों। तो हम लोग आज एनसीईआरटी बायोलॉजी में क्लास 12 में जितने भी डायग्राम दिए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यानी कि हम क्लास 12 के जो बुक है उसमें एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम है उसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। लेबलिंग वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको जानेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि बेसिकली नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देने लग गए हैं, तो डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके सीधा डायग्राम दे के पूछेंगे कि कौन सा डायग्राम है, उसके अलावा लेबलिंग से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग एक ही क्लास के अंतर्गत जानेंगे कि सभी में कि कहाँ पर कौन सा लेबल रहता है और कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, आज शुरू करते हैं कि देखिए पूरे एनसीईआरटी डायग्राम्स के बारे में है ये, है ना। तो देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम मिलता है हमें, है ना, वो कौन सा डायग्राम है यहाँ पर। तो देखिए ये है एक फ्लावर का डायग्राम। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ऑफ दी एलएस ऑफ दी फ्लावर, मतलब यहाँ पर ये फ्लावर का डायग्राम दिया है। फ्लावर के डायग्राम में कौन क्या है उसको देखते हैं। तो देखो ये क्या है, पहला नंबर का ये ओवरी है। दूसरा क्या होता है, ये होती है सेपल होती है ना। मतलब जो ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सेपल। और बाकी क्या होती है, ये पेटल, जो पंखुड़ी होती है वो पेटल। बाकी ये जो है ना, ये वाला पार्ट होता है फिलामेंट। ये किसका पार्ट रहता है, एंथर का पार्ट रहता है। कौन, ये फिलामेंट। और ये जो होती है ऊपर में जो रहती है वो क्या रहता है, एंथर, ठीक है। बाकी जो ये बीच में स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, स्टिग्मा। और जिससे वो ओवरी से जुड़ती है जिस स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। और नीचे में क्या रहते हैं, ओवरी। तो ये फ्लावर का क्या है, डायग्राम है। और हम लोग इसमें एक्सट्रैक्ट करके देखें किसको, तो स्टेमेन को। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, एंथर। और ये वाला भाग इसका क्या है, फिलामेंट होता है, ठीक है। ये फिलामेंट की जो लंबाई है ना वो चेंज होते रहती है। किसी किसी में, है ना, बहुत लंबी रहती है, किसी किसी में ये छोटी रहती है। फिलामेंट की लंबाई जो है चेंज होती है। उसके अलावा और देखें कि ये जो एंथर रहती है ना, एंथर मतलब पराग कोश बोलते हैं इसी को। इसी पराग कोश के अंदर में पराग कण होते हैं। पराग कण को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। तो ये होती है पॉलन सेक्स पराग कोश, और पराग कोश के अंदर में पॉलन ग्रेन बनती है। और यहाँ पर ऐसे लाइन टाइप के स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है ये जो जहां से वो फटती है और फटने के बाद में पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं ना, वो है लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये है ना, ये वाला डायग्राम समझ आया होगा मेरे ख्याल से। उसके आगे और देखते हैं। ठीक है, और देखें ये वाला डायग्राम को देखें। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर इन लार्ज व्यू ऑफ द वन माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम को यहाँ पर जूम किया गया है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनती है, यहाँ पर माइक्रोस्पोर जो बनते हैं उसको जूम करके दिखाए हैं। और इसको पूछते रहते हैं, खास करके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं इस डायग्राम को। और कभी कभी है ना हमें यहाँ पर लेबलिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो टेस्ट वगैरह में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो लेयर बाय लेयर जो रहती है उसी का है माइक्रोस्पोरेंजियम का ये डायग्राम दिया गया है। उसका कौन सा व्यू देख रहे हैं हम लोग, एनलार्ज व्यू देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, टीएस देख रहे हैं। इसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऐसे काट के हम लोग देखते हैं तो ऐसे दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो अंदर में है वो क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये जो सबसे अंदर वाला है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे बाहर वाला जो लेयर होती है, देखो लेयर के बारे में बात करते हैं तो सबसे आउटर लेयर में रहती है एपिडर्मिस। और उसके बाद में सेकेंड लेयर होती है कौन सा, एंडोथीसियम। और थर्ड में क्या होता है, यहाँ पर टेपिटम रहती है थर्ड में। तो ये तीसरा लेयर टेपिटम है। उसके अंदर में चौथा जो रहती है वो क्या रहती है, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ठीक है। और देखें ये, हाँ ना, ये टेपिटम चौथे नंबर में रहती है। इससे पहले एक और लेयर है, कौन सा लेयर, ये तीसरे नंबर का, वो मिडिल लेयर। तो कुल मिलाकर बाहर से अंदर पूछेंगे तो सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होते हैं, फिर उसके बाद में मिडिल लेयर होती है, फिर उसके बाद में क्या होते हैं, टेपिटम होते हैं। और बाहर के जो तीन लेयर है, ये तीनों जो लेयर होती है ना, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन। और उसके अलावा ये टेपिटम की बात करें तो ये क्या करती है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स रहते हैं उसको पोषण देने का काम करती है। तो पोषण प्रदान करना इसका काम होता है, किसका, इस टेपिटम का काम होता है। और कहाँ पर पोषण प्रदान करना, किसको, तो इस माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर में रहती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, पॉलन ग्रेन या बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन या तो माइक्रोस्पोर बनाती है। तो हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं जैसे एपिडर्मिस है, एंडो है ना, एंडोथीसियम, फिर उसके बाद तीसरा मिडिल लेयर, और चौथा क्या है, टेपिटम। और सबसे अंदर में क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी में क्या होती है, मियोसिस। और मियोसिस होके क्या बनती है,
इसी से माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, तो पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, तो ऐसे इसका करेक्ट सीक्वेंस को याद रख लेना है, EEMLT से याद रख लेना है इसको। ठीक है, उसके अलावा और देखें, ये डायग्राम भी देखे होंगे, एनसीईआरटी में है ये डायग्राम, मैच्योर डेhiscence एंथर, जब एंथर फटती है मतलब पूरी तरीके से परिपक्व होने के बाद में, तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो पॉलिन ग्रेन को रिलीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात क्लियर हुआ होगा। पूरे डायग्राम में हम देखे है ना, यहाँ पर से करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, लेबलिंग वाले, तो याद रखना EEMLT से याद रखना। EEMLT मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, है ना, मिडिल लेयर, और क्या है, टेपिटम। तो 4 लेयर होती है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की। ठीक है, इसके अलावा और आगे देखते हैं, अगला डायग्राम जो दिया गया है ना, इसके बारे में भी बात करें हम लोग। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अलग अलग पॉलिन ग्रेन जो रहती है ना, वो पॉलिन ग्रेन का जो साइज रहता है वो अलग अलग दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर है ना, हर एक पॉलिन ग्रेन को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखने पर इसकी पॉलिन ग्रेन की साइज क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती है। तो साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये बात हमें जानना है। ठीक है, ये सब पॉलिन ग्रेन का डायग्राम है। उसके अलावा और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इधर और देखते हैं, ये क्या होती है, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन के अंदर में है ना, हम जानते हैं कि इसके अंदर में सेल्स रहती है, मतलब मेल गेमेटोफाइट को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन यहाँ पर 2 सेल रहती है, उन सबके सेलों के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से अब देखें, ये जो होती है पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन्स में यहाँ पर क्या बना हुआ है, वैक्यूल। चूंकि प्लांट सेल है तो वैक्यूल क्लियरली दिखाई देता है, 90% एरिया तो यही कवर करके रखता है। उसके अलावा इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। देखना, यहाँ पर एसिमेट्रिकल स्पिंडल बने हुए हैं, एसिमेट्रिकल स्पिंडल है, मतलब बोला जाए कि पहले 2 सेल्ड स्टेज में वो क्या होती है, रिलीज होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में यही 2 भाग में 2 मेल गेमेट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन सी सेल, जनरेटिव सेल जो रहती है वही। तो एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर असीमित क्या होता है, विभाजन होती है। तो देखना, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल के द्वारा क्या बनते हैं, 2 मेल गेमिट बनते हैं, एक मेल गेमिट इधर बनेगा और दूसरा एक और मेल गेमिट बनेंगे, तो 2 मेल गेमिट बनते हैं यहाँ से। कौन सी सेल में, मियोसिस के द्वारा। तो मियोसिस नहीं, यहाँ पर माइटोसिस किसके द्वारा, जनरेटिव सेल में माइटोसिस के द्वारा बनती है, माइटोसिस द्वारा, माइटोसिस। ठीक है, 2 मेल गेमेट बनते हैं। और है ना, दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ से डायग्राम से कि ये वाले जो सेल होते हैं, जनरेटिव सेल, ये स्मॉल दिखाई दे रहा है। स्मॉल का मतलब ये छोटा है, जबकि वेजिटेटिव सेल क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज का मतलब क्या है, बड़ा होता है ये। ठीक है, और न्यूक्लियस तो दिख ही रहा है दोनों में, हम देखे देखे भी हैं। ये क्या डायग्राम है, तो इसको देखें, तो ये जो होती है, कहीं कहीं कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में क्या होती है कि पॉलिन ग्रेन को पराग टेबलेट या सिरप के रूप में भी लिया जाता है। और इस ऐसा मानना है कि पराग खपतों का दावा है कि ये क्या कर देते, खिलाड़ियों वगैरह या धावक वगैरह जो होती है, जो हॉर्स वगैरह जो रहते हैं, घुड़सवारी जो करते हैं, या जो रेस के घोड़े होते हैं, उनको यदि इसको खिला देंगे तो उसकी क्या बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो पॉलिन टेबलेट्स वगैरह आती है पॉलिन सिरप के रूप में, तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको खाद्य संपूरक के रूप में यूज किया जाता है, एनसीईआरटी में है, और है ना, आया भी हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा और डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला और देखें, डिसेक्शन फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग द पिस्टिल, another flower parts have been removed। देखो क्या है, ये पिस्टिल को, ये हिबिस्कस का मतलब गुड़हल, गुड़हल के बाकी भाग को हटा दिए हैं, सिर्फ कौन वाला पार्ट बचा है, तो इसका पिस्टिल वाला पार्ट बचा है। तो पिस्टिल में कौन कौन आती है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर ही पिस्टिल बनी रहती है। नीचे में फूला हुआ जो भाग रहता है वो क्या होता है, थैलेमस होती है। तो ये 3 चीजों से मिलकर क्या बने रहते हैं, पिस्टिल, है ना। अब देखो, इसमें पिस्टिल की जो संख्या रहती है ना, उसके आधार पर, है ना, ये अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ होते हैं एक ही वाले,
तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, अलग नाम देते हैं, और है ना जब बहुत सारी रहती है तो अलग नाम देते हैं। तो देखें यहाँ पर बहुत सारी रहती है तो उसको देखें कि मल्टी कार्पिलरी होती है सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ द पेपेवर, अब मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ द माइचिलिया, डायग्रामेटिकली व्यू ऑफ द टिपिकल इनरट्रोपस ओव्यूल्स। तो देखें क्या अलग अलग डायग्राम अलग अलग चीजों को बता रहे हैं। यहाँ पर देखो सिन कार्पस ओवरी होती है, और ये वाली कौन सी ओवरी है, ये एपोकार्पस होती है। ठीक है, सिन कार्पस का मतलब होता है पिस्टिल जो रहती है ना, पिस्टिल आपस में क्या हो जाती है, एक ही में रहती है, यूनाइटेड रहती है। यूनाइटेड का मतलब एक में ही है ना रहेंगे, लेकिन एपोकार्पस में क्या रहती है, पिस्टिल फ्री रहती है। तो इसको हम लोग युक्तांडपी बोलते हैं, इसको वी युक्तांडपी बोलते हैं, वी युक्तांडपी, युक्तांडपी है। और ये भी क्या है, ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, युक्तांडपी बोलते हैं। और चूंकि इन लोग बहुत सारे होते हैं इसीलिए मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। मल्टी कार्पलरी का मतलब बहुत सारे कार्पल है इसके अंदर में, है ना। तो याद रखेंगे युक्तांडपी है मतलब पिस्टिल जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें पिस्टिल अलग अलग रहते हैं, द्वियुक्तांडपी होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें जानना है। उसके अलावा और देखें कि यहाँ पर इनरट्रोपस ओव्यूल, इनरट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है उल्टा रहता है बीजांड, यहाँ पर उल्टा। इनोट्रोपस का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा बीजांड का मतलब एक्चुअल में ये चला जाए इधर की ओर, नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रहती किधर है, ऊपर की ओर में रहती है। तो ये उल्टा बना के दिखाया है इस डायग्राम को। तो देखना है इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइलम, ये वाला पार्ट क्या रहता है, फनिकल्स, ये वाला जो सूक्ष्म छिद्र रहते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोपाइल। और उसके अलावा यहाँ पर क्या रहते हैं, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर पोल्स होती है। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट्स होती है, अंदर में न्यूसेलस है, और सबसे अंदर में एम्ब्रियोस एक रहते हैं। तो बीजांड की ये संरचना होती है ना। इसमें है ना ऑप्शन में देते हैं, जैसे पहला हाइलम है, दूसरा फनिकल, तीसरा माइक्रोपाइल, और चौथा क्या है, माइक्रोपाइलर पोर। बाकी इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे 5वां नंबर में, और ये क्या है 6वां नंबर, और ये क्या है 7वां नंबर। तो ऐसे लेबलिंग वाले क्वेश्चन देंगे तो हमें याद रखना है कि सबसे अंदर में रहती है एम्ब्रियो से, उसके जस्ट बाहर वाली सेल क्या होती है, न्यूसेलस। किसी किसी में जब एम्ब्रियो से बाद में किसी किसी में यही न्यूसेलस जो रहती है ना, बच जाती है, जिसको पेरीब्रोड कोष या पेरिस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे गाजर, जैसे चुकंदर वगैरह में, काली मिर्च चुकंदर में बचती है ये, है ना। तो उसको भी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। बाकी जो है ना पार्ट है ये, जैसे फनिकल है वो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई रहती है, ये वाला भाग। बाकी ये भाग हाइलम जो रहती है, इन सबको कनेक्ट करके रखी रहती है, इससे प्लेसेंटा और फनिकल से। तो ऐसे सब स्ट्रक्चर है, तो इसमें लेबलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, अ डायड एंड द टेट्राड मेगास्पोर, है ना, 2.4 एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियोसेक एंड अ मैच्योर एम्ब्रियोसेक, अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियोसेक। देखो क्या है, यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है ना, देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसमें न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर वाली सेल मेगा स्पोर मदर सेल होती है। और मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर में क्या होती है, मियोसिस, और इसी से क्या बनती है, मेगा स्पोर बनती है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओयूल्स बोलते हैं, मेगा स्पोर, या बोल सकते हैं ओयूल्स बोलेंगे, है ना, किसको, ये मेगा स्पोर को। ठीक है, तो मेगा स्पोर किसको डिनोट करता है, तो फीमेल गेमेटोफाइट को डिनोट करती है। मेगा स्पोर मदर सेल से बनती है। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डिवीजन होना शुरू हो गया। पहले एक सेल था, अब एक सेल से दो सेल बन गया, तो मेगा स्पोर डायड बन गया। अब इसी से एक सेल से दो से कितने बन गए, तो दो से चार बन गए, तो मेगा स्पोर है ना क्या हो गया, टेट्राड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के ही सेल जो होती है ना, एनसीईआरटी में वही बात लिखा है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की जो सेल्स होती है, न्यूसेलर सेल्स, उसमें कुछ सेल मेगा स्पोर मदर सेल बन जाती है, और वही क्या करते डिवीजन, तो यहाँ पर डायड बन गए, टेट्राड बन गए। और टेट्राड बनने के बाद में देखना ये है, देखो यहाँ पर सिर्फ दो सेल है, दो सेल से यहाँ पर 2 की पावर n से यहाँ पर माइटोसिस होता है। तो 2 की पावर 1 में 2 सेल्स बनेंगे, तो 2 की पावर 2 में 4 सेल, और 2 की पावर 3 में कितने सेल बन जाएंगे, 8। तो देखो 8 न्यूक्लियस बनता है यहाँ पर, 8 न्यूक्लिएटेड हो गए, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड बन गए। अब देखना एक ही सेल था उसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर बना, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या बढ़ी है, लेकिन सभी न्यूक्लियस के बीच बीच में क्या बनने लग जाएंगे, तो ऐसे दीवार बनने लग जाएंगे, 1 2, है ना, और इधर से 3,
और इधर देखना, इधर से 1, इसके ऊपर में दीवार बनेंगे, इसमें दीवार बनेगा, इसमें दीवार बनेगा, वॉल मतलब सेल वॉल। तो बताओ 1 2 3 4 5 6, 6 सेलों में क्या बने, वॉल बन गए, सेल वॉल। लेकिन ये वाला जो बड़ा सेल था उसमें नहीं बना। तो बड़े सेल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। बाकी जिसमें बना, इन तीनों में बने एक साथ, उसको हम एंटीपोडल सेल बोले। बाकी ये सेंट्रल सेल के पास में 2 न्यूक्लियस है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं बना, सेंट्रल सेल के पास में 2 न्यूक्लियाई है। सिनर्जिड सेल के पास में सिर्फ एक ही क्या है, न्यूक्लियस, क्योंकि इसके बीच में वॉल बने हैं। तो ये हो जाती है सिनर्जिड सेल, ये होती है एग सेल, और बाकी सेंट्रल सेल। तो कुल मिलाकर देखें तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि है कितने, तो 7 सेल्ड है, बट इसमें न्यूक्लियस कितनी है, 8 न्यूक्लियस है, तो 8 न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। तो याद रखेंगे इसमें, है ना। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये देखो, ये सब चीज में जो एग अपरेटस होती है ना, एग सेल मतलब ये पोलर न्यूक्लियाई के नीचे होती कि ऊपर होती, पूछते हैं। तो भाई ये उल्टा डायग्राम है, तो ये जो होती है पोलर न्यूक्लियाई के नीचे है कि ऊपर है, बताओ। यहाँ से तो नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन एनसीईआरटी के सबसे लास्ट लाइन में इस पैराग्राफ में देखना, वहीं पर लिखा है कि पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर होती है कौन सी सेल, एग सेल जो रहती है। तो ये बात हमें याद रखना है। और कौन सी एंड की तरफ रहते हैं इन लोग, पोल माइक्रोपाइलर एंड की ओर होते हैं, जबकि चलाजल एंड की ओर में, है ना, सीए बनेंगे से याद रख सकते हैं। यहाँ पर चलाजल एंड की ओर में क्या है, एंटीपोडल सेल्स होती है। तो ये बात हमें समझना है, ठीक है। तो ये होती है डायग्राम, है ना। उसके अलावा और आगे देखिए डायग्राम में, है ना, अगला और देखते हैं हम। ये कुछ डायग्राम दिखे हैं ना यहाँ पर, है ना, पॉलिनेशन वगैरह के बारे में दिया जाता है। पॉलिनेशन में डायग्राम दिया है, जैसे मटर का व्हाइट एंड वायलेट कलर का फ्लावर आते हैं, पॉलिनेशन होता है इसमें, है ना। ये क्या है, सनफ्लावर है, सनफ्लावर का डायग्राम दिया है यहाँ पर। इस डायग्राम को नीट 2025 पूछा था, है ना। अ वाइन पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेंसेस एंड द वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, मतलब ऐसे स्टेमेन प्रेजेंट रहेंगे एयर पॉलिनेटेड फ्लावर में कि एयर आते ही उड़ जाएगा वो। तो ये इसमें किसके द्वारा, इस डायग्राम को देखकर पूछे थे कि इसमें कौन से टाइप के पॉलिनेशन होती है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी लिखा है यहाँ पर कि वाइंड पॉलिनेशन होते हैं, मतलब हवा द्वारा पॉलिनेशन होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर यहाँ पर वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन है, मतलब स्टेमेन पूरी तरीके से खुला है। अब हवा के झोंके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, तो वाइंड पॉलिनेशन होता है। तो इस डायग्राम में कौन सा पॉलिनेशन होता है ये पूछा था, ठीक है। उसके अलावा और देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, एक कुछ और डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। आप देखें कि पहला डायग्राम जो था मटर में, है ना, वो मटर वाले जो डायग्राम था ए नंबर में, सेल्फ पॉलिनेटेड हो रहा था। सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब स्वपरागित हो रहा था, वो स्वपरागित, ठीक है। उसके अलावा बी देखे, बी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सनफ्लावर में भौरे आते हैं और भौरे द्वारा परागण होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सी नंबर, मतलब ये वाले डायग्राम में क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। क्लिस्टोगेमस मतलब ये वाला चेस्मोगेमस फ्लावर है, ये क्रिस्टोगेमस फ्लावर होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाला पार्ट होता है ना, पहले बात तो ये जानना है कि ये एरियल भाग में होती है। एरियल का मतलब हवा वाले भाग में ऊपर की ओर रहती है, और ये नीचे वाले भाग में जड़ की तरफ रहती है, तो ये जड़ वाली भाग में है। ये फ्लावर जो है खिलते हैं, ये फ्लावर क्या होते हैं, खिलते हैं। और ये वाले फ्लावर खिलते नहीं, खिलते नहीं, क्लिस्टोगेमस खिलते नहीं है। अब इसमें खिलते हैं तो बताओ यहाँ पर परागण कर्ता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो परागण कर्ता की जरूरत होगी, मतलब जो परागण करने आएंगे वहां पर वो परागण करेगा, तो परागण कर्ता की जरूरत होगी। जबकि इसमें परागण कर्ता की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं और नहीं होती, तो इसमें क्या होती है ऑलवेज, है ना। ऑलवेज क्या होते हैं इसमें, सेल पॉलिनेशन होती है, सेल पॉलिनेशन। मतलब बोला जाए कि इसमें हमेशा स्वपरागण होते हैं। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होते हैं, हमेशा स्वपरागण होते हैं, और ये फ्लावर कैसे रहती है, बाइसेक्सुअल रहती है, ठीक है। जबकि ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यदि वो बाइसेक्सुअल है, क्योंकि देखो जेनेटिक तो सेम ही रहेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें सेल पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, मतलब स्वपरागण तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा भाई क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है इसमें। और इन लोग परागणकर्ता के ऊपर में भी निर्भर रहते हैं, परागणकर्ता चाहिए चाहिए रहता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है इसमें, और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, किसमें,
चेस्मोगेमस फ्लावर में, जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर में नहीं होता। ये परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी क्या करते हैं, इसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो याद रखना है। और इसमें नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉलिनेटर है कि नहीं। ठीक है, और क्या है इसमें देखें, ये पानी में होने वाले परागण, देखो वो वाला क्या था, विंड पॉलिनेशन था, है ना, मतलब हवा द्वारा हो रहा था, और ये सब में सेल पॉलिनेशन हो रहा था, उसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन भी होते हैं। इसमें देखना ये दोनों में क्या होती है, वेलिस्नेरिया है ये, है ना, पॉलिनेशन बाय द वाटर इन अ वेलिस्नेरिया, है ना, ये वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया, वेलिस वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, देखो ये फीमेल फ्लावर है, ये वाला क्या है, मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर से यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकलेंगे, और पॉलिन ग्रेन निकल कर किस में जाएगा, वाटर में, और वाटर में जाएगा, फिर ये फीमेल फ्लावर के पास में पहुंच जाती है। तो इस बार इस डायग्राम को देखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, तो वाटर पॉलिनेशन होती है। कौन सा पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। और यहाँ पर इंसेक्ट तो दिखाई दे रहा है, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन है ये, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का डायग्राम पूरा दिया गया है, तो ये क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्लिस्टोगेमा चेस्मोगेमा से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बात लिखा उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं आगे, और डायग्राम है। ठीक है, अ pollen grain germinating on the stigma, pollen tubes growing through the style, है ना, ये जर्मिनेटिंग को दिखा रहा है। पॉलन ग्रेन जो होता है जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है, और ये जो होती है ना स्टाइल, स्टाइल में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन जा रहा है, उस वाला वो वाला डायग्राम है ये। एल एज ऑफ द पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ द पॉलन ट्यूब ग्रोथ, है ना, तो ये किसको बताता है, ये वाला डायग्राम एल एस है, एल एस का मतलब लंबवत काट है ऐसे, है ना, लंबवत एल एस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो देखो यहाँ पर पॉलिन ट्यूब आता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, पॉलिन ट्यूब में क्या रहती है, जानते हैं, एक वेजिटेटिव सेल रहती है, दो मेल गेमिट्स रहते हैं, हालांकि मेल गेमिट्स आते आते ही बनता है, पहले में क्या रहते हैं, जर्म सेल रहते हैं, तो पॉलिन ट्यूब के अंदर में है। तो यहाँ पर देखो ये एंटीपोडल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई एक एक सेल, यहाँ पर सिनर्जिड सेल। तो ये किसको बता रहा है कि पॉलिन ट्यूब को शो करता हुआ दिखा रहा है कि पॉलिन ट्यूब कहाँ से इंटर करती है, तो पॉलिन ट्यूब इंटर करती है, याद रखना भाई, है ना, सिनर्जिड सेल से होता हुआ इंटर करती है। यहाँ पर एग अपरेटस, यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस जो रहती है ना, फिलीफॉर्म अपरेटस जो सिनर्जिड सेल्स के मॉडिफिकेशन से ही बनी हुई रहती है, वही गाइड करती है किसको, पॉलिन ट्यूब के कि इंटर करना चाहिए। तो यहाँ से अंदर जाने के लिए पॉलिन ट्यूब को क्या करती, गाइड करती है, कौन कौन करती है, तो फिलीफॉर्म अपरेटस करते हैं, याद रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखें, तो यहाँ से देखो जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, मेल गेमिट। तो ये मेल गेमिट कहाँ पर जाएगा, तो इस फिलीफॉर्म अपरेटस इसको डायरेक्शन दिया, उसी से एंट्री करेगा, उसके बाद ये सिनर्जिड सेल के पास में जाएंगे, और एक हो गया सिनर्जिड सेल से होता हुआ एक एग वाला किस में जाएगा, एक सेल के पास में, एक मेल गेमिट। तो एक मेल गेमिट किसके पास में जाएगा, एक सेल के पास में, तो यही एक सेल क्या बनाएगी, फिर इन दोनों से मिलकर ही तो क्या बनने वाले हैं, जाइगोट बनती है, और इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सिनगेमी बोलते हैं, सिनगेमी, है ना, इसको सिनगेमी बोलते हैं। लेकिन दूसरे मेल गेमिट और कहाँ गया, तो एक और मेल गेमिट है यहाँ पर, तो एक मेल गेमिट किससे मिला, तो पोलर न्यूक्लियाई से मिला। तो पोलर न्यूक्लियाई से मिलने के बाद में क्या बन जाती है ये, तो ये बन जाती है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो है ना, भ्रूण कोश बन जाती है एंडोस्पर्म। तो यही एंडोस्पर्म जो रहती है क्या करती है, इसी को पोषण प्रदान करती है, और इसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के मिलने को, क्योंकि ये 2n है, ये n है, तो दोनों के मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन या तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये बात हमें याद रखना, और ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी मिलकर ही डबल फर्टिलाइजेशन बना देती है। तो ये मेल गेमेट है, और इसमें पोलर न्यूक्लियाई है, तो मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिल गया। एक मेल गेमेट देखो एक सेल से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डायग्राम में देख के हम जान जाएंगे कि कौन कहाँ पर कैसे हो रही है ना। मान लो लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन कहाँ पर कौन सी सेल है, जैसे कि यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, यहाँ पर मेल गेमेट को दे सकते हैं, पीछे की ओर वेजिटेटिव सेल। हालांकि वेजिटेटिव सेल जो रहती है आगे आगे जाती है, लेकिन जैसे डिवीजन हो जाता है ना उसमें, जर्म सेल में दो मेल गेमेट बना देते तो मेल गेमेट आगे चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसी को फर्टिलाइज करना रहता है, किसको किसको, एक एग सेल को, दूसरा किसको, पोलर पोलर न्यूक्लियाई को। तो हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है, इसके अलावा और आगे देखें, इतना सारा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी वालों ने, है ना, पहले नंबर के
चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम है। ठीक है, और देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये प्लूमूल है। प्लूमूल का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रांकुर। ये प्रांकुर है। कोटिलिडन्स मतलब बीज पत्र है। हाइपोकोटाइल मतलब बीज पत्राधार होती है। रेडिकल मतलब ये क्या होती है? मूलांकुर है, ये मूलांकुर। और ये क्या है? रूट कैप मतलब क्या होता है ना? रूट कैप है ये, जो प्रोटेक्ट करके रखती है रेडिकल्स को। ये देखो, अटिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो एल एज ऑफ इन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। ज्यादातर जो डाइकॉट के एम्ब्रियो जो रहती है ना, ऐसी टाइप की रहती है। जब जो जर्मिनेट होती है, देखना चने को जर्मिनेट होते हुए देखना, तो उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी का नाम है। तो इसको ना है ना PCHR से याद कर सकते हैं, PCHR। प्लूमूल, कोटिलिडन्स है ना, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। बाकी सबसे लास्ट में क्या है? रूट है। उसके अलावा देखें, ये घास का है। घास में पाई जाने वाली जो एम्ब्रियो है, उसका घास का क्या है? TS है। ये LS है, मतलब LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो देखना, इसमें स्कूटेलम होती है, बीज पत्रा है ना, बहुत बड़ी आकार की ढाल आकार की क्या होती है? बीज पत्राधार होती है, स्कूटेलम बोलते हैं जिसको। ये क्या होती है? कोलियोप्टाइल सूट अपेक्स होते हैं। इसी से क्या निकलती है? बाद में सूट निकलती है, तनब। एपीब्लास्ट है ये वाली। और बाकी ये तीनों तो आर है ना, रेडिकल और रूट कैप और पोलियोराइजा। RRC से याद रखना है इधर, और इधर CSE से याद रखेंगे, है ना। CSE मतलब कोलियोप्टाइल, सूट अपेक्स एंड एपीब्लास्ट। और ये क्या है? रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा होती है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में ये द्विबीजपत्री का एम्ब्रियो है, और ये क्या है? घास का एम्ब्रियो है। तो डायग्राम देख के तो पहला क्वेश्चन वही पूछेंगे कि भाई ये किसका एम्ब्रियो है, वही बता दो कम से कम, है ना। इसमें नाम नहीं बता सकते तो है ना, क्या बता दो कि यहाँ का ये किसका किसका एम्ब्रियो होता है, उसको बता दो। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं। ठीक है, और देखें, ये कोटिलिडन्स है ना, माइक्रोपाइलर एंड होती है, यहाँ से है ना जर्मिनेशन के टाइम में क्या निकलती है? अंकुरण होता है उसी से। सीड कोट है। एंडोस्पर्म होती है, रिजर्व फूड मटेरियल एक बीज पत्रियों में। कोटिलिडन्स एक ही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कोटिलिडन दो है, द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री में क्या होती है? एक ही कोटिलिडन्स होते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम वगैरह रहती है अंदर में। इधर से जैसे एक आध भुट्टा वगैरह को जर्मिनेट होते हुए देखना, बीचों बीच से ऐसे निकलेगी, है ना, वैसे निकलती हुई दिखाई देगी। तो हाइपोकटाइल रूट एक्सिस होता है, यहाँ से ऐसे रूट बनते हुए दिखाई देंगे बाद में, और इधर से ऐसे सूट बनते हुए दिखाई देगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और देखो, एंडोस्पर्म यहाँ पर बचा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक बीज पत्री बोलते हैं भाई, है ना। मोनोकॉट्स होते हैं, तो एक बीज पत्री होती है, उसके ऊपर में सीड कोट लगी हुई रहती है। तो ये उसका डायग्राम है। उसके अलावा और देखिए, यहाँ पर ये प्याज में है। प्याज का देखिए, सीड कोट है, कोटिलिडन्स है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस होती है, रूट टिप होते हैं ये वाली, और ये एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का मतलब मोनोकॉट्स हैं ये। ठीक है, ये मोनोकॉट गेहूं का है ना। इसको हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हुए रहते हैं हम लोग, एनाटॉमी में। तो देखो, ये एंडोस्पर्म है, इसके ऊपर में देखो स्कूटेलम। ये स्कूटेलम जो रहती है ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। देखो, एंडोस्पर्म के, है ना, नीचे में है, और इसके बाहर की तरफ में एक लेयर बनी हुई रहती है, इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर। और ये किसकी बनी हुई रहती है? प्रोटीन। ये किसकी बनी हुई रहती है? प्रोटीन की बनी हुई रहती है। 3N कंडीशन में रहती है एल्यूरोन लेयर। इसको टेलम है, ये इसको बचा के रखती है। क्यों? क्योंकि यही एम्ब्रियो है, और इसी में, इसी के द्वारा नया ऑर्गेनिज्म या नया पौधा तैयार होता है। प्लूमूल के ऊपर में क्या रहते हैं? कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के बाहर में क्या रहते हैं? कोलियोराइजा रहते हैं। ठीक है, ये प्लूमूल जो रहती है भविष्य में क्या बनाती है? स्टेम। और रेडिकल क्या बनाती है? भविष्य में रूट बनाने का काम करती है। ये बात हम लोग देखे यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा और देखिए इस डायग्राम में। ठीक है, जाएगा कहाँ? कड़ लाओ यहाँ पर। आप देखो, ये क्या है? फ्रूट है। फ्रूट तो कौन सा फ्रूट? तो इन लोग फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट कैसे? फल फ्रूट किसको बोलते हैं? ओवरी के अलावा दूसरे जगह से जो होती है ना, मतलब फल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, उसी को फल फ्रूट बोलते हैं। तो कौन सा? देखो, ये सेब है। सेब क्या है? फॉल्स फ्रूट। इसमें खाने योग्य भाग कौन होता है पता है? थैलेमस। तो खाने योग्य भाग कौन होता है? थैलेमस, है ना। जबकि बाकी में क्या रहता है? अंडाशय रहती है। इसमें क्या रहता है? थैलेमस। ये खाने योग्य भाग है, ये वाला पूरा हिस्से को खाते हैं ना सेब का, तो ये थैलेमस है। इसके अंदर में क्या रहती है? सीड रहती है।
और इसके सीड के जस्ट बाहर रहती है एंडोकार्प, और उसके थोड़ा बाहर में होती है मेसोकार्प, और बाकी तरफ में क्या रहते हैं, थैलेमस। तो सेब का क्या खाते हैं, थैलेमस को खाते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी से पूछा गया था, नीट में पूछा गया डायग्राम है ये भी, ठीक है। उसके अलावा देखिए स्ट्रॉबेरी, तो ये भी क्या होती है, फास्ट फ्रूट ही है स्ट्रॉबेरी। तो इसमें भी खाने योग्य भाग कौन सा है, थैलेमस। यहाँ पर एकेन बनती है, एकेन, एकेन का मतलब जो ऊपर में लेयर रहते हैं इसके, वो होती है थैलेमस, है ना, क्या होता है खाने योग्य भाग, किसमें, स्ट्रॉबेरी में होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी का डायग्राम ये इसमें है ना, ये थैलेमस, लेबलिंग वाले क्वेश्चन दिए थे, एंडोडर्म, एंडोकार्प, मेसोकार्प, और ये क्या है सीड, और बाहर वाला हिस्सा खाते हैं वो क्या है, थैलेमस होती है, ठीक है। उसके अलावा और देखते हैं, अब ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है ना पूरा डायग्राम। अब हम लोग देखने वाले हैं किसका डायग्राम, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डायग्राम है ये, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। तो देखें ये जो है डायग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की डायग्राम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या के बारे में बात करें तो बहुत सारी रहती है, लगभग 750 है ना होती है इसकी संख्या। तो इसमें देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स होती है बीच बीच में, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, ये अंदर वाला हिस्सा, यहाँ पर रहती है स्पर्मेटोगोनिया सेल, और वही क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल ही स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को बनाती है, किसके द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा। स्पर्मेटोगोनिया टाइप के टाइप भी पढ़े हुए रहते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। बाकी जो ये वाले सेल दिखाई दे रहे हैं, ये वाली, तो ये वाली सेल क्या है, सर्टोली सेल, और यही सर्टोली सेल क्या करती है, यही स्पर्मेटोजोआ को पोषण प्रदान करती है। तो पोषण देने का काम किसका रहता है, पोषण देना किसका काम है, सर्टोली सेल का काम है, किसको, स्पर्मेटोजोआ को। तो ये याद रखना, ये इंटरस्टिशियल सेल है, या इसको इसको ही लिडिक सेल बोलते हैं, लिडिक सेल, और इसी के द्वारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन रिलीज किया जाता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और इसमें इंटरस्टिशियल सेल के पास में कुछ इम्यूनो कम्पिटेंट सेल भी रहते हैं, मतलब ये जो रहते हैं प्रतिरक्षात्मक सेल भी प्रेजेंट होते हैं, यहीं पढ़ना, एनसीईआरटी सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, इसी पैराग्राफ में देखना वहीं पर। तो हमें तो अभी डायग्राम वाला क्वेश्चन देखना है, तो ये है ना, ये याद रखना इंटरस्टिशियल सेल है ये वाली, ये जो बीच में है, और उसके अलावा देखो इन दोनों के बीच में जो है वो इंटरस्टिशियल, और ये क्या है, इसके अंदर में जितने भी सेल है स्पर्मेटोगोनिया, उन्हीं लोग स्पर्म बना रहे हैं, देखो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इन्हीं लोग इधर की ओर स्पर्म बना रहे हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है, सर्टोली सेल, वो पोषण दे रही है उसको, इम्बेडेड रहते हैं उसी में स्पर्म, ठीक है। तो ये जान गए हम लोग। उसके अलावा और डायग्राम देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये है फीमेल, है ना, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बता रहे हैं, मतलब ये ना साइड एंगल व्यू है, ऐसे ऐसे वाले व्यू को दिखा रहा है। ये साइड एंगल व्यू से कैसे दिखाई देती है उसको जानते हैं। तो देखें इसमें अलग अलग बहुत सारे नाम है, इसीलिए देखें ऊपर से देखते आते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है सबसे ऊपर वाला यूट्रस रहता है, सबसे ऊपर वाला यूट्रस, मतलब देखा जाए कि नाभि यहाँ पर है, तो उसके जस्ट थोड़ा से नीचे में ही क्या रहती है, यूट्रस रहती है। तो यूट्रस है, यूट्रस के बाहर की तरफ, यूट्रस देखो पीछे की ओर है, पीछे मतलब डोर्सल साइड में है, यूरिनरी ब्लैडर जो है ना बाहर की ओर है, लेकिन ना इसका जो मतलब इसका लेंथ रहता है ना, वो बाहर की ओर सामने की ओर आई हुई रहती है। पहले यूरिनरी ब्लैडर है सामने की ओर में, उसके जस्ट पीछे में क्या है, यूट्रस है। यही कारण है कि जब प्रेगनेंसी होती तो ये बढ़ता है, तो ये यूट्रस जो है कंप्रेस हो जाते हैं, और इसकी वजह से यूरिन बार बार यूरिन लगता है, तो इसी की वजह से है। तो यूट्रस है पहला वाला। दूसरा नंबर वाला क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये वाली। और उसके बाद में क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये, है ना, जैसे बोन को देखेंगे तो दो प्यूबिक सिम्फाइसिस आपस में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, तो ऐसे रहती है, तो ये बोन है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये। और उसके अलावा यहाँ से और बात करें, तीसरा है ना, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन हो गया। उसके अलावा यहाँ पर और बात करें तो ये तीसरा नंबर जो है ये यूरेथ्रा होती है। यूरेथ्रा का मतलब जहां से यूरिन पास आउट होता है, यूरिन निकलती है, वो वाला ओपनिंग होती है यूरेथ्रा। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ये वेजाइनल वाला रीजन आ जाती है। तो वेजाइना में सबसे पहला रीजन आता है क्लाइटोरिस, है ना, जो सबसे ऊपरी वाले हिस्सा में रहती है क्लाइटोरिस। उसके नीचे में जस्ट रहता है लेबिया माइनोरा, और उसके ऊपर में रहती है क्या, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बाहर की ओर रहती है, लेबिया माइनोरा अंदर की ओर में रहती है। उसके बाद में वेजाइनल ओरिफिस होते हैं, मतलब ये वेजाइना का ओपनिंग होता है ये वाला हिस्सा।
ठीक है। उसके अलावा पीछे की ओर डोर्सल साइड में बात करें हम लोग, तो वेजाइना जो रहती है, देखो वेजाइनल ओरिफिस मतलब वेजाइना का ओपनिंग है ये वाला, और ये वाला यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, मतलब यहाँ पर रहती है सर्विक्स। सर्विक्स वाले रीजन तक लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर लगभग इंच, मतलब 4 से 5 इंच क्या रहती है, ये लॉन्ग रहती, लॉन्गेस्ट रहती है यहाँ तक। तभी जब इजोकुलेशन ऑफ स्पर्म होते हैं तो यहीं पर रिलीज होते हैं और यहाँ से यूट्रस में चले जाते हैं सर्विक्स द्वारा। तो ये जो देखो ये वाला पोर्शन क्या है, इसका सर्विक्स है। और उसके बाद में बाकी तो पीछे डोर्सल वाला भाग हो गया, तो ये क्या होती है, रेक्टम, जिसमें फीकल मैटर अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। और ये वाला पूरा वेजाइना वाला पार्ट होता है ये पूरा, और बाकी ये एनस है जिसके द्वारा फीकल मैटर बाहर होते हैं। तो कुल मिलाकर लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप यदि ऐसे रहा याद रखेंगे तो सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्लाइटोरिस के नीचे, मतलब क्लाइटोरिस के अंदर वाले हिस्से में माइनोरा रहती है ना, बाहर में ही मेजोरा होते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। बाकी सब तो जानते हैं। उसके अलावा और देखते हैं। ठीक है, इसको देखें। डायग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें। अब देखना, इस वाले से डायग्राम से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं देखें। तो शुरू हमें करना है कहाँ से, ओवरी से। ये ओवरी होती है, ओवरी ही क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल का ओवरी, है ना। प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं ओवरी, क्योंकि इसी ओवरी में क्या प्रोड्यूस होती है, ओवम। ओवम प्रोड्यूस होती है। अब ये ओवम जो हो गई निकलेगी ओवुलेशन के द्वारा। तो जब निकलती है ना, तो पहले बार जाती कहाँ पर है, तो पहले बार जाती है वो पिम्बरी में। और पिम्बरी क्या होती है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है कौन, ये फिम्बरी जो होती है। तो फिम्बरी में ही सबसे पहले वहां कैसे है ना, हाथ के नुमा ऐसे संरचना रहती है। तो ये क्या होती है, इसको पकड़ेगी ओवम को, और ओवम को पकड़कर सबसे पहला जो देती है वो देती है किसको, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के बाद में देती है वो किसको, एम्पुला को। एम्पुला जो रहती है थोड़ा सा फूला हुआ भाग रहता है, फूला भाग होता है कौन, एम्पुला। तो ये बात हमें जानना है, फूला भाग। और उसके बाद में तीसरा नंबर क्या होते हैं, स्थमस। और ये जो पूरे पार्ट है ना, कौन कौन, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, सब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं। तो बोलोगे कि फिम्बरी होता है कि नहीं होता, यदि ऑप्शन में दिए हैं तब है, वरना नहीं है। क्यों, क्योंकि जब देना रहता तो तीनों को मिलाता नहीं, इसको भी नहीं मिला सकता था क्या, इसका जो लाइन है यहाँ तक नहीं आ पाता क्या, आता ही। तो याद रखना कि फैलोपियन ट्यूब में ओवरी तरफ से पूछते हैं इसका सीक्वेंस ना, करेक्ट सीक्वेंस। तो इनफंडिबुलम, और उसके देखो सबसे पहले फिम्बरी, फिर इनफंडिबुलम, फिर उसके बाद में एम्पुला, फिर उसके बाद में स्थमस होती है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है ओवम के ट्रांसपोर्ट होने का इधर से इधर, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा रीजन आ जाती है, तो ये फैलोपियन ट्यूब के बाद में ए नंबर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को दूसरा नंबर बी नंबर आ जाती है, कौन सा, है ना, दूसरा मतलब बी नंबर आ जाती है, कौन सा, यूट्रस। तो यूट्रस में भी कौन सा भाग है, ये फंडस वाला रीजन है यूट्रस। और ज्यादातर फंडस वाले रीजन में ही इम्प्लांटेशन होती है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, यहीं पर ही डेवलप होती है, जर्मिनेट, मतलब बोला जाए कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहीं पर होती है फंडस रीजन में। और ये उल्टे नाशपत्ती के आकार की भी दिखती है यूट्रस, है ना। तो यूट्राइन फंडस होती है। और उसके अलावा और देखें, यहाँ पर कैविटी रहती है, यूटेराइन कैविटी, क्यों, क्योंकि देखो यूट्रस जो रहती है ना 3 लेयर की बनी हुई रहती है। कौन कौन सी 3 लेयर, तो सबसे पहला बाहर में होती है पेरीमेट्रियम, फिर उसके अंदर में रहती है मायोमेट्रियम, फिर अंदर और अंदर में रहती है क्या, एंडोमेट्रियम। और यही एंडोमेट्रियम जब रप्चर होती है तभी क्या आता है, मेस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, है ना। मेस्ट्रुअल साइकिल आती है इसी की वजह से, किसकी वजह से, एंडोमेट्रियम के रप्चर होने की वजह से या टूटने की वजह से। तो अंदर वाला लेयर एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो ये क्लियर। उसके बाद में देखें, ये पूरे यहाँ से अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। तो ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो उंगली नुमा छिद्र होती है यहाँ पर, तो वो होती है सर्विक्स। यहाँ पर क्या रहती है, सर्विक्स, जो यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करती है सर्विक्स। और सर्विक्स से होता हुआ यहाँ पर एक ट्यूब रहती है, कैनाल रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और ये बाद में बर्थ कैनाल बनाती है वेजाइना के साथ में मिलकर। और ये वाला भाग क्या रहती है, वेजाइना। और ये पार्सली क्या रहती है, कवर्ड रहती है, किसके द्वारा, ये हाइमन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहती है, पार्सली कवर रहती है। तो ऐसे हम लोग इधर से याद करेंगे तो हमारा याद हो जाएगा, ओवरी से शुरू करके हम इधर की ओर करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और बात करते हैं। ठीक है, अगला डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड्स का, है ना।
मेमोरी ग्लैंड्स को हम लोग स्तन ग्रंथियां बोलते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स में देखिए क्या होती है। तो सबसे पहला तो इधर वाले पोर्शन को पहले जाने भाई, ये ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट जो रहती है इसमें कहीं ना कहीं फैट टिश्यू के डिपॉजिट होने की वजह से ये क्या हो जाती है, इसमें वेट आता है। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए या वेट को संभालने के लिए मसल को स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर रहती है ये रिब्स से जुड़ा हुआ मसल रहते हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये ब्रेस्ट के वजन को, मतलब जो वेट रहती है उसको संभाल के रखती है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। मतलब ये क्या रहती है, हाईली, या बोला जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, तभी तो इसको है ना कवर करके रखती है ना, पकड़ के रखती है। तो याद रखेंगे पेक्टोरिलिस मेजर मसल, ठीक है। और यहाँ पर देखो मसल्स बिटवीन द रिब, रिब्स के अंदर में अंदर तक गई हुई रहती है पूरे मसल, तभी तो इसको टाइट पकड़ के रखेगी। और ये मेमोरी ग्लैंड्स का नेचर होता है एपोक्राइन नेचर होते हैं इसके। एपोक्राइन का मतलब पहले वो क्यूबाइडल एपिथेलियम के रूप में रहती है ऐसे, फिर बाद में वो कॉलुमनर एपिथेलियम में बदल जाती है ऐसे। यही कारण कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है और इसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो रहते हैं इन्हीं लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाते हैं। तो देख सकते हैं इसके डायग्राम को। तो डायग्राम में देखें ये वाले क्या है, फैट है भाई। देखो गुब्बारे नुमा संरचना दिखाई दे रही हो, फैट है। ज्यादातर फैट ही होते हैं। फैट की वजह से जिसके में जितना ज्यादा फैट उतना ही ज्यादा ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, फैट की वजह से ही बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी उसके अंदर रहने वाली स्ट्रक्चर जो रहते हैं ना सब में प्रॉपर कॉमन ही रहते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है मेमोरी लोब। तो मेमोरी क्या है, ये मेमोरी लोब है। लोब के बाद में क्या आती है एल्वोलस, एल्वोलस के बाद में क्या आती है डक्ट, फिर उसके बाद में क्या आती है एम्पुला, फिर उसके बाद में लेक्टिफेरस डक्ट आते हैं, फिर उसके बाद में ये निप्पल और एरियोला मेमी होती है। एरियोला मेमी मतलब ये डार्क पिगमेंटेड एरिया होती है, डार्क पिगमेंटेड एरिया, पिगमेंटेड एरिया सराउंडेड बाई निप्पल। निप्पल के चारों ओर एक है ना गहरी डार्क नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग एरियोला बोलते हैं, एरियोला। और ये निप्पल के है ना राइट साइड में ही रहता है, ठीक है। बाकी LADAMLD से याद कर लेना इसको, LADAMLD से याद कर लेना। मतलब मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट मिलकर ही है ना पूरा ब्रेस्ट को बनाए हुए रहते हैं। करेक्ट सीक्वेंस पूछते हैं इसका, ठीक है। तो लोब है सबसे बड़ा, फिर इसके बाद में एल्वुलस, एल्वुलाई के बाद में क्या एम्पुला, एम्पुला को बीच में ले लेंगे है ना। और LAD से लेड से याद रखेंगे इसको, LAD से लेड। उसके बाद एम्पुला आ जाएगा, एम्पुला फुला हुआ भाग रहता है। और उसके बाद में लेक्टिफेरस डक्ट, बच गया दोनों ही बस, लेक्टिफेरस डक्ट बस तो बचा, LAD एम्पुला और लेक्टिफेरस डक्ट। तो ऐसे करके याद करेंगे तो लेबलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके अलावा और आगे देखें, ठीक है। अगला देखते हैं, ये डायग्राम जो दिया गया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का डायग्राम है ये, उसी को जो है ना जूम करके दिखाया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। तो देखो सबसे पहले क्या होती है कि जो स्पर्मेटोजोआ जो बनती है या बोला जाए कि जो स्पर्मेटिड रहते हैं या स्पर्मेटोजोआ वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले रहती है क्या स्पर्मेटोगोनियम सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल। यही स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होती है मियोसिस, और मियोसिस होके क्या बनाती है भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है और ये हेप्लॉइड हो जाती है। और ये नहीं हेप्लॉइड नहीं, ये डिप्लॉइड ही रहती है। इसमें क्या होता है मियोसिस और ये क्या हो जाती है फिर यहाँ से डिप्लॉइड होना शुरू हो जाता है। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक क्या रहती है डिप्लॉइड, और उसके बाद में क्या होता है हेप्लॉइड हो जाते हैं। तो यहाँ से जानेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये है और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनी हुई रहती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल से क्या बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनती है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो जो है या तो हम क्या बोलेंगे स्पर्म। मतलब बोला जाए कि यहाँ तक ना इन लोग सेल ही है, ऐसे सेल रहते हैं पूरे सेल है। लेकिन यहाँ पर स्पर्म जो रहती है ना सेल ना होकर सेल प्रॉपर साइज ले लेती है, ऐसे बन जाती है। इसीलिए तो हम लोग स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ को अलग अलग बोलते हैं। तो स्पर्मेटिड से देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जबकि स्पर्मेटो है ना स्पर्मेटिड से लेकर स्पर्म बनने को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे। मतलब प्रॉपर शेप ले लेती है वो है ना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। तो बात याद रख लेना है, ठीक है। तो ऐसे इसका सीक्वेंस याद रखना। वैसे भी हम लोग हम पढ़े हुए रहते फ्लो चार्ट उसमें तो दिया ही रहता है।
तो वही है सब, है ना। यहाँ पर सर्टोली सेल है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बीच बीच में यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये स्पर्म जाके सर्टोली सेल में जाके इम्बेडेड हो गया, देखो धसा हुआ है, उससे न्यूट्रिशन लेते रहती है। ठीक है, उसके अलावा और बात करें आगे, ये किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्रीमी के जैसे दिखाई दे रहा है इधर नीचे की ओर में, लेकिन क्रीमी नहीं है। ये क्या है, स्पर्म। स्पर्म में देखिए ये वाला हेड वाला पोर्शन होता है पहला, दूसरा इसका नेक वाला पोर्शन है, और उसके बाद में तीसरा मिडिल पीस है, और चौथा क्या है, टेल। चार भाग में डिवाइडेड रहती है ना, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में देखिए, हेड में क्या क्या चीजें होती है, तो भाई चूंकि एनिमल है ना, एनिमल सेल है, तो सबसे आउटर लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर में होती है क्या, एक्रोसोम का लेयर, है ना, और इसको बनाई क्यों हुई रहती है, गोल्गी बॉडी, है ना, गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी बनाई हुई रहती है, एक्रोसोम का लेयर। और बीच में यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, इसी में क्या रहते हैं, न्यूक्लियस, और इसी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह रहती है। बाकी दूसरे बात करें तो मिडिल पीस में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, मतलब तैरने के लिए एनर्जी जो देती है माइटोकॉन्ड्रिया, वो स्पर्म के कौन से हिस्से में होती है पूछा था, है ना, तो मिडिल पीस में होती है, बात जानना है तो नीट पूछा गया है इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर, कौन से हिस्से में होती है, तो ये कहाँ पर होती है, बीच वाले हिस्से में, मतलब मिडिल पीस में होती है। देखो गर्दन में तो कुछ भी नहीं है, नेक है ये, है ना, और टेल में भी कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल वगैरह भी रहते हैं। यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहती है, यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल भी रहते हैं, है ना। प्राइमरी सेंट्रियोल बस बच जाती है लास्ट में, वही क्लीवेज करवाती है लास्ट में जाके, तो वो बात भी हमें जानना है थोड़ा सा। ये क्या है, डायग्रामेटिकली सेक्शन ऑफ द व्यू, है ना, ओवरी का व्यू व्यू सेक्शन है यहाँ पर, तो उसको भी देखते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में भी जानते हैं, इसके लेबलिंग को देखें। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से ब्लड वेजल्स वगैरह आई रहती है ताकि न्यूट्रिशन वगैरह आता रहे, और न्यूट्रिशन के साथ साथ भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर हार्मोन भी आते हैं, क्योंकि हार्मोन के पास में कोई डक्ट वगैरह तो रहते नहीं, तो ब्लड के साथ ही आती है, तो एल एच एफ एस एच वगैरह इसी के द्वारा आते हैं। तो जैसे एफ एस एच आती है तो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देती है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेट के द्वारा प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। मतलब देखा जाए कि ये जो अंदर में रहती है ऊगोनिया सेल्स, उसके चारों तरफ लेयर्स बनाने लग जाती है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। फिर जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, टर्सरी फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल की खास बात ये होती है कि इसमें एंट्रम होते हैं। एंट्रम का मतलब एक गुहा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मतलब इसमें तरल तरल से भरी हुई गुहा होती है, और तरल से भरी गुहा ही इसकी पहचान है, किसकी, टर्सरी फॉलिकल की। और इसके अंदर ही दो सेल्स रहती है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये इन लोग क्या है, ग्रेनुलोसा सेल है, और इसी में, है ना, इनर ग्रेनुलोसा सेल जो रहती है, इंटरना, जिसको हम लोग इंटरना बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका सेल। यही थीका सेल का जो इंटरना वाला भाग रहता है ना, इंटरना, वही क्या बनाती है, क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आते हैं। तो ये बात हमें जानना है। ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, अब ये रप्चर होगी क्या निकलेंगे यहाँ से, ओवम, और ओवम निकलने के बाद में पोस्ट ओलेटरी फेज आएगी तो कार्पस ल्यूटियम बनेंगे। तो कार्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होती है, प्रोजेस्ट्रॉन, लेकिन कभी कभी, है ना, प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, कभी कभी ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है, लेकिन कम मात्रा में। ये बात याद रखना, कार्पस ल्यूटियम से सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होता है ऐसा नहीं है, एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत मात्रा में होते हैं, लेकिन ये बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करती है कौन, कार्पस ल्यूटियम। तो हम ये डायग्राम से देख के जान गए हम लोग, है ना। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं। ठीक है, इसको तो जानते ही होंगे, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं थोड़ा सा इसमें। देखो क्या हुआ, प्यूबर्टी होती है उस टाइम में स्पर्म बनना शुरू होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के अंदर में माइटोसिस होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा, मतलब ये क्या रहता है, 2n, और ये 2n से क्या बनेंगे, n बनाएंगे, तो इन लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n हो जाती है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी म्यूटिक होता है, सेकेंड म्यूसिस सेकेंड से क्या बनती है, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनती है। मतलब इन लोग सब एन 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 कंडीशन वाले रहते हैं। तो अलग अलग फेजेस आती है इसमें, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और उसके बाद मेचुरेशन फेज। तो 3 फेजों में कंप्लीट होती है ये। और क्रोमोसोम का नंबर हम देख सकते हैं, पहले 2n है, मतलब 46 है। तो 2n किसमें रहती है, तो इसमें 2n है, और इसमें भी 2n है, तो दो दो में 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड, बाकी में हैप्लॉयड हो जाते हैं। ऊजेनेसिस की बात करें तो इन लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब इंट्रायूटेरल लाइफ के टाइम में पूरे ऊगोनिया सेल बन गए रहते हैं,
और वो मियोसिस स्टार्ट होके रुका हुआ रहता है, तो प्राइमरी है ना वो साइड बन के क्या रहता है, रुका हुआ रहता है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब प्राइमरी oocyte जो है अपना पहला मियोसिस को कंप्लीट करता है और सेकंड मियोसिस के लिए जाता है, लेकिन सेकंड मियोसिस भी अरेस्टेड रहती है कहाँ पर, मेटाफेज स्टेज में। तो है ना वो कब कंप्लीट होती है, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है, स्पर्म जब एंट्री कर लेता है ओवम के अंदर, तब जाके है ना क्या होता है। देखो यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी बन रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बना था उस टाइम में, बाकी टाइम में मतलब प्राइमरी प्यूबर्टी के टाइम में, बाकी जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तब सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेंगे। तो देखो यहाँ से बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी को बताया, यहाँ पर एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज को बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपरली पढ़े हुए भी रहते हैं, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये क्या है, डायग्राम है ना, इसको भी हम समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम को। ठीक है, इसको देखें। सबसे पहले क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पहले से फर्स्ट से लेकर 5 डेज क्या होता है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है रक्त स्त्राव होगा, क्योंकि ये इस टाइम में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या रहती है, कम रहती है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो देखो इसको मेंसेंस बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसी टाइम से 1 से 5 दिन ब्लीडिंग होता है। और इसको हम लोग प्री ओवुलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल लगातार अलग अलग है ना लेयर से घिरते जाती है ना, तो अलग अलग लेयर से घिरते जाती है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। कब से कब तक को, तो 6 से लेकर 13 तक के डे को। और उसके बाद में फिर क्या होता है, तो 14 डेज में LH हार्मोन आते हैं यहाँ से, और LH देखो LH सर्ज हो जाता है। LH सर्ज मतलब ओवुलेशन हार्मोन है ये, कौन, LH, और इसी की वजह से वो क्या करवाती है, ये ओवुलेशन करवाती है LH हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो फॉलिकुलर सेल रहती है FSH हाई भी रहती है, उसी टाइम में ये भी क्या है, हाई है, उसके बाद में धीरे धीरे ये कम हो जाती है। बाकी देखिए इधर की ओर में, तो इस टाइम में एस्ट्रोजन हाई रहते हैं, इस टाइम में भी एस्ट्रोजन हाई है ना, कौन से टाइम में, ओवुलेशन के टाइम में। तो प्रीवियस जब है ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में दिए थे, तो ओवुलेशन के टाइम में कौन सा हार्मोन हाई होता है पूछे थे, तो LH को नहीं दिए थे ऑप्शन में, तो दिए दिए किसको थे, एस्ट्रोजन को, तो एस्ट्रोजन वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवुलेशन के टाइम में, अंडोत्सर्ग के टाइम में LH भी ज्यादा रहता है और एस्ट्रोजन भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो दोनों ज्यादा रहता है, ओवुलेशन हार्मोन LH होते हैं और एस्ट्रोजन भी उसी में हेल्प करता है। बाकी एस्ट्रोजन का लेवल 2 बार बड़ा होता है, देखो एक बार और ज्यादा है, यहाँ पर ब्लू कलर वाला दिखाई दे रहा होगा, ये 2 बार ज्यादा होते हैं, मतलब प्री ओवुलेटरी फेज में भी ज्यादा है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में भी ज्यादा है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होती है ना, ये ओवुलेशन के बाद आती है, क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम तभी बनते हैं, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम ही किसको बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन को। तो इसको हम लोग ल्यूटियल फेज या बोल सकते हैं प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज या आफ्टर पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, तो इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका काम है, रिलीजिंग कॉपर है ना, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिगेंस में बदल जाती है, ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसका डायग्राम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यहाँ पर है ना हार्मोन का ही बस खेल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसके आगे और देखें, ओवम सराउंडेड बाई अ फ्यू स्पर्म्स, है ना। देखो बहुत सारे स्पर्म तो आ गए हैं इस ओवम के पास में, लेकिन कोई स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक ही और स्पर्म एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेयर बाय लेयर रहती है। तो देखा जाए तो स्पर्म है ये, है ना, उसमें सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा लेयर है, और कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर के बाद में सेकंड लेयर होती है जोना पेलुसिडा लेयर, और ये क्या होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, कोई कोशिका नहीं है इसमें ना, ये बात याद रखना, नॉन सेलुलर लेयर होती है जोना पेलुसिडा। इसका काम क्या होता है, तो इन लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है, मतलब बोला जाए कि ये यूट्रस के अलावा दूसरे जगह में क्या इम्प्लांटेशन होने नहीं देती, है ना। यूट्रस के अलावा अदर जगह में यदि इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसी के एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होने देती कौन, जोना पेलुसिडा। तो ये लेयर है, ये स्पर्म यहाँ से एंट्री कर रहा है कहाँ पर, इस ओवम के अंदर में, और यहाँ पर पेरीवेटेलाइन स्पेस बनी हुई रहती है। पेरीवेटेलाइन स्पेस का मतलब इस ओवम और ये जोना पेलोसिडा के बीच में रहती है, पेरीवेटेलाइन स्पेस रहते हैं, और इसी के द्वारा एंट्री करती है। फिर उसके बाद फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो जाता है, कोई स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते, केवल एक ही स्पर्म एंट्री कर पाते हैं। तो इसका डायग्राम है। अगला है, और भी डायग्राम देखते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ओम स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद में एक ही स्पर्म एंट्री किया, बाकी कोई स्पर्म एंट्री नहीं कर रहा है। अब स्पर्म एंट्री करने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा,
फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन हो गया। अब निषेचन होने के बाद में यहाँ पर ब्लास्टोमियर जो है बनते जाएगी, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, और 8 बनते 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 ये क्या हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, यूट्रस के फंडस रीजन में होती है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये गैस्ट्रुला स्टेज में जाके हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट रहते हैं, मतलब सेल ही रहता है, कोई पता नहीं रहता कि कौन सा सेल क्या बनेगा, है ना, वो पता नहीं रहता, उसी सेल में क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन। तो उसको दिखाए हैं ये, है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन निषेचन होता हुआ कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये एम्पुला स्थमस जंक्शन में होती है। और एम्पुला स्थमस जंक्शन का मतलब होता है जंक्शन, एम्पुला स्थमस जंक्शन में जाके क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। और दोनों एक साथ पहुंचेंगे तभी होगा, एक साथ पहुंचने पर, एक साथ का मतलब ओवम और स्पर्म एक साथ पहुंचते हैं तभी जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज नहीं होगा। तो एम्पुला स्थमस जंक्शन में होती है, तो वाले डायग्राम को दिखाए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा और बात करें, अगला है, ये क्या है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद में, आरोपण होने के बाद में जो भ्रूण डेवलपमेंट होता है उसको, उसका डायग्राम है ये। तो ये क्या होती है, प्लेसेंटल विलाई, ये प्लेसेंटा जो होती है ये है ना, वहां से रूट के जैसे, जैसे एक प्रकार से एक प्लांट जो रहती है ऐसे रूट बनाती है ना, मिट्टी के अंदर में, वैसे ही यहाँ पर कोरियोनिक विलाइस रहते हैं, वही प्लेसेंटल विलाई बनाकर इस प्लेसेंटा से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेजल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड वो स्ट्रक्चर है जिससे नाभि के द्वारा ये, है ना, जुड़ा हुआ रहता है, रूट लाइक, मतलब स्टेम के जैसा रहता है, स्टेम के जैसे, ये स्टेम है मान लो, तो स्टेम में अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे होते हैं, वैसे स्टेम में ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, भ्रूण को जोड़े हुए रखती है। ये एम्ब्रियो है, इसके जस्ट साइड में क्या है, यॉक सेक रहती है, यॉक सेक की मात्रा बहुत कम रहती है ह्यूमंस में। उसके अलावा देखिए कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कैविटी है ये वाली पूरी यूट्रस की कैविटी होती है, और यही जो रहती है धीरे 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 एक्सपांड होते रहती है। बाद में यहाँ पर ये जो रहता है, द्रव रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी से एमनियोसेंटेसिस किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड से। बाकी जैसे प्रेगनेंसी होता है तो बाद में प्लग बन जाती है, कहाँ पर, ये जो सर्विक्स रहती है उसके जस्ट ऊपर में प्लग बन जाती है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ से लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए इसीलिए। तो ये डायग्राम है ह्यूमन फेटस विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके अलावा और बात करें, 15 नंबर, मतलब यहाँ 14, ठीक है। इसका भी देखते हैं, मेल एंड फीमेल, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है ये, है ना, डायग्राम देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल। एसटीडी से प्रिवेंट करने वाला जो होता है, मेल कॉन्डम्स आते हैं वो ऐसे इस टाइप का दिखाई देता है, और ये फीमेल कॉन्डम इस टाइप का दिखाई देता है, एसटीडी से प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा देखिए कॉपर टी का, है ना, डायग्राम है यहाँ पर, ऐसे देख के देखिए पूछेंगे क्या है कॉपर टी है ये, है ना। वैसेक्टोमी के दिखाए हैं, वाज डिफरेंस को कट कर देते हैं, और वाज डिफरेंस में कट करके लाइगेट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी को दिखाए हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और लाइगेट कर देते हैं, तो उसको ट्यूबेक्टोमी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो ये क्या होते हैं, इम्प्लांट होती है, इम्प्लांट्स का मतलब ये जो होती है, यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई सबक्यूटेनियस रीजन में, है ना, एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद सबक्यूटेनियस, यहाँ पर इस वाले को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जब तक ये रहता है तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इम्प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है ये वाले को, है ना। तो डायग्राम ये है। उसके अलावा और देखें 16 को देखते हैं, है ना, ये वाला डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये, है ना, तो उसको भी जानते हैं। ये फीमेल और मेल को दोनों को कंपैरिजन करके दिखाए हैं, ठीक है। मतलब मेल का ही डायग्राम है, दोनों तरफ को व्यू, दोनों तरफ दोनों साइड का दिखाया है, देखते हैं इसमें भी क्या होता है। देखिए ये वाला क्या है, यूरेटर, यूरेटर का मतलब यहाँ से यूरिनरी
मतलब यूरिन आती है, यूरेटर होती है। उसके अलावा देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल। और उसके बाद दूसरा इसको याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों जो रहती है क्या रहती है, ये तीनों है ना, इन तीनों का सिक्रेशन ही क्या बनाते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन आके इकट्ठा होती है। वाज डिफरेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इसी को कट करके ही वेसोक्टोमी किया जाता है। उसके अलावा ये पेनिस बाह्य जननांग होते हैं। यूरेथ्रा मतलब जिसके द्वारा यूरिन जो है पास आउट होती है। ग्लांस पेनिस मतलब जो पिंक कलर का हिस्सा होता है ग्लांस पेनिस, उसको ढके वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन होती है ये। इसके जस्ट नीचे की तरफ में ओवम शेप्ड होती है टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर के आउटर लेयर होती है स्क्रोटम, है ना। और पीछे वाला डोर्सल रीजन की बात करें तो यहाँ पर रेक्टम रहते हैं और इनस रहते हैं। बाकी ये जो इजैकुलेटरी वाले डक्ट्स जो रहता है, इजैकुलेटरी डक्ट जो रहती है वो क्या रहती है, यूरिन वगैरह जो है इधर से आती हुई दिखाई दे रही है। और इधर से सेमाइनल वेसिकल वगैरह का भी सिक्रेशन इसी में आता है इजैकुलेटरी डक्ट में। तो कॉमन डक्ट होते हैं वो, है ना। उसके अलावा आगे और बात करें इसमें यूरेटर, है ना, दोनों तरफ से यूरेटर आती है। वाज डिफरेंस, ये जो टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है, पहला क्या है एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, रेटी टेस्टिस, और उसके बाद में टेस्टिकुलर लोब। तो ये जो बाहर से अंदर की ओर जा रही है, अंदर से बाहर देखेंगे तो टेस्टिकुलर लोब पहले है, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वाज डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस। तो ऐसे बाहर की ओर में निकला हुआ है। बाकी ये क्या है टेस्टिस, है ना, ये फोर स्किन होती है। ग्लांस पेनिस को जो ढकती है वही फोर स्किन होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, एक ही रहती है। जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दो होते हैं, सेमिनल वेसिकल भी दो होती है। यूरिनरी ब्लैडर तो एक ही रहते हैं। यूरेथ्रा का ओपनिंग भी क्या रहता है, एक ही रहता है। तो ऐसे हम लोग, ये कॉमन है, इसको हम लोग पढ़े हुए रहते हैं तो इसको जान लेंगे। ठीक है, अगला देखें, है ना, 16 17 नंबर अगला देखते हैं, ये है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स के डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ये किसका डायग्राम दिखाया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर है ना मेंडल के क्रॉस ब्रीडिंग जो कराया था मेंडल के द्वारा, उसको है ना दिखाया गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं, देखो क्या है। यहाँ पर देखो पेरेंट्स का प्लांट लिया गया है, टॉल है, ये क्या है डॉर्फ। तो F1 जनरेशन पैदा होती है इन दोनों की वजह से। तो टॉल मतलब टी 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 है, अरे क्या है स्मॉल टी है यहाँ पर। तो उसकी वजह से टॉल प्लांट जनरेट हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पर उसी टाल के साथ करवाते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होती है तो हम जानते हैं जब हेट्रोजाइगस रहती है टू टाइप के यहाँ पर क्या बनते हैं गेमिट। तो देखो यहाँ से ऐसे बनती है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बनी गई, है ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तीन लोग टॉल बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये टॉल और ये टॉल बनाएंगे और ये वाला क्या बना देगा, द्वार बना देगा। तो बताओ फिनोटिपिक रेशियो इसकी वजह से क्या आ जाती है 3:1, जबकि जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो 1:2:1 आ जाते हैं। तो ये बात हमें जानना है, तो ये डायग्राम उसी को बताता है। उसके अलावा और भी बात करें यहाँ पर, है ना, दूसरा और भी एक डायग्राम दिया है, तो उसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, तो देखें इसको। होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, है ना। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब दोनों स्मॉल डब्ल्यू है, ये भी क्या है स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन कैपिटल डब्ल्यू या तो कैपिटल डब्ल्यू और, है ना, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये देखो हेट्रोजाइगस है, ये है क्या है होमोजाइगस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है ये, और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब इन दोनों की वजह से वायलेट कलर आता है। तो हमें पहचानना है कि इन दोनों में से वायलेट कलर में से ये वाला जीनोटाइप वाला है कि ये वाला जीनोटाइप वाला है। तो इसको हमें पहचानना है, तो हम क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का ही यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। टेस्ट क्रॉस क्या होती है, तो याद रखेंगे टेस्ट क्रॉस में एनसीईआरटी F2 जनरेशन का लिख दिया है, लेकिन याद रखना F1 जनरेशन का रेसेसिव पेरेंट्स के साथ में या रेसेसिव पेरेंट्स के साथ में क्या करवाना, पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है, कराना क्या कहलाता है, F1 जनरेशन का रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अप्रभावित जनक के साथ में F1 पीढ़ी का अप्रभावित जनक के साथ में क्रॉस करवाना या संकरण कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो देखो कैसे ये आया कैसे था, तो भाई देखो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिए थे। यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आया था, और यही कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का हम लोग इसके साथ में क्रॉस करवा रहे हैं।
F1 पीढ़ी का इसके साथ में हम क्रॉस करा रहे हैं। तो देखते हैं ये कैपिटल W स्मॉल w है कि कैपिटल W है, दोनों में ही बहस था। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस कराए तो देखना इसमें पूरे फ्लावर जो मिले आल क्या मिले, वायलेट मिले, तो वायलेट मिले, तो आल वायलेट मिला। लेकिन इसमें क्या हुआ 1:1 का रेशियो आया, मतलब 50% क्या मिले वायलेट, और जबकि इसमें 50% क्या मिला व्हाइट मिला। मतलब जब भी टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो ऐसा रेशियो आना चाहिए, मतलब हम जानेंगे ऐसा रेशियो आएगा कि 50% व्हाइट रहेंगे और 50% वायलेट रहेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि टेस्ट क्रॉस में जो है ना पेरेंट्स है वो कैपिटल W स्मॉल w का क्रॉस हुआ है किसके साथ में, स्मॉल w के साथ में। जबकि इसमें क्या करेंगे कैपिटल W स्मॉल w का क्रॉस हुआ है किसके साथ में, तो कैपिटल W के साथ में हुआ है, मतलब आल वायलेट आएंगे। तो यहाँ पर हम जान लेंगे कि है ना F1 पीढ़ी का यहाँ पर डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस हुआ है, ये जान लेंगे हम लोग। तो ये जानने के लिए उसका वो करते हैं कि ये डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब आती है उसमें जीनोटाइप कौन सा है, तो टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है करके पूछेंगे। तो भाई पेरेंट का जीनोटाइप पता करने के लिए, पेरेंट का जीनोटाइप पता करने के लिए, जीनोटाइप पता, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेरेंट का जीनोटाइप पता करने के लिए क्या किया जाता है टेस्ट क्रॉस। पहले बात तो टेस्ट क्रॉस करते किस लिए है पूछते हैं, तो करते किस लिए है, तो हम लोग पेरेंट का जीनोटाइप पता करने के लिए किसके बीच करते हैं, तो F1 जनरेशन का रेसेसिव प्लांट रेसेसिव पेरेंट के साथ में हम लोग करते हैं। तो ये डायग्राम है, ये पूरी डायग्राम ठीक है। अगला है, अगला किसका डायग्राम दिया है भाई, तो अगला दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, है ना। इसमें क्या होगा, अब देखें इसमें क्या हो रहा है, हम रेड फ्लावर लेते हैं कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर लेते हैं स्मॉल आर, तो उनकी वजह से कैपिटल आर स्मॉल आर आता है, और उसमें हमें आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डोमिनेंसी, है ना, क्या आना चाहिए रेड आना चाहिए, लेकिन आ जाती है क्या पिंक। तो अपूर्ण क्या हो रहा है यहाँ पर प्रभाविता का नियम है ये, और इसमें अपूर्ण प्रभाविता वाले में है ना फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या हो जाती है समान हो जाती है। इसको स्नैपड्रैगन नाम के प्लांट में किया गया था यहाँ पर, है ना, अपूर्ण प्रभाविता का। और ये जो यहाँ पर बनती हुई जो दिखाई देती है ना, ये क्या होती है पनेट स्क्वायर होती है, ये पनेट स्क्वायर है, ये पनेट स्क्वायर, जिसमें हम लोग फिनोटाइप, इसमें पनेट स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ जाइगोट को रखते हैं। याद रखना पनेट स्क्वायर में हम लोग किसको रखते हैं, नंबर ऑफ जाइगोट, जाइगोट कितने बनते हैं उसको रखते हैं हम लोग, देखो। और जाइगोट बनाने का है ना टेक्निक सब पढ़े हुए हैं हम लोग, तो जाइगोट को हम लोग रखते हैं इसमें, तो ये बात याद रखना ठीक है। इसके अलावा और आगे है ना कौन से, ठीक, आप देखें टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, आप देखें ये क्या है भाई, एलील फ्रॉम पेरेंट्स वन। अब देखो क्या है, कोई किसी का हम जीनोटाइप वगैरह सब निकालते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर में बच्चे का ब्लड ग्रुप वगैरह। तो देखो मान लो ये मेल है और मान लो ये क्या है फीमेल है, तो मेल के अंदर में IA और फीमेल के अंदर में IA रहेंगे, तो जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का IA आएगा, और इसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, है ना। उसके अलावा यदि पेरेंट्स का IA है और इसका क्या है IB, तो उसकी वजह से ऑफ स्प्रिंग में IB आएंगे, तो उसकी वजह से AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यदि पेरेंट्स का ये IA है, इसका सिर्फ I है, तो क्या हो जाएगा IA I नॉट हो जाएगा, स्मॉल I, या I नॉट से भी डिनोट करते हैं इसी को, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे ए ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। मतलब इन दोनों में क्या होती है, मतलब बोला जाए ए ब्लड ग्रुप आने के लिए या तो IA होना चाहिए या तो I नॉट होना चाहिए, तो किसकी वजह से क्या हो जाएंगे ए ब्लड ग्रुप होते हैं। वैसी सेम कहानी क्या है, IB होंगे या तो I नॉट होगा, तो कहानी क्या हो जाएगी बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पर IB रहेगा तो उसकी वजह से AB ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। यदि I नॉट हो जाएगा या तो स्मॉल आई हो जाएंगे, तो उसकी वजह से O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो यही है इसकी कहानी, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा और आगे देखते हैं, है ना। देखो भाई ये क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस में 16 क्या बनते हैं नंबर ऑफ जाइगोट बनते हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं दो लक्षणों की वंशागतिकी का एक साथ अध्ययन करते हैं, तो ये क्या होते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस होते हैं। इसमें देखो क्या होती है कैपिटल आर और यहाँ पर क्या करते हैं कैपिटल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में हम लोग क्रॉस कराते हैं।
तो देखो यहाँ से क्या बनती है, यहाँ पर हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल वाई को एक साथ लेके चलते हैं, वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई को लेके चलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई को लेके चलेंगे और स्मॉल आर स्मॉल वाई को लेके चलेंगे। सेम कहानी इधर भी कर देते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में 16 क्या बनेंगे, है ना, तो यहाँ सब 16 क्या बनेंगे, नंबर ऑफ जाइगोट बनेंगे, तो 16 बनेंगे। तो ये देखो ऐसे पेयरिंग होती है, इसकी वजह से यहाँ पर, और इन दोनों की पेयरिंग की वजह से यहाँ पर आएंगे, और इन दोनों की पेयरिंग की वजह से यहाँ पर आएंगे, और इन दोनों है ना इसकी पेयरिंग की वजह से यहाँ पर आएंगे। तो कुल मिलाकर उसी को बताता है ये। तो हमें याद नहीं रखना, हमें सिर्फ याद रखना, ट्रिक याद रखना, 3:1 करेंगे तो 9:3:3:1 आ जाती है, मतलब दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो ऐसे आ गया। यदि जीनोटिपिक रेशियो को क्रॉस कराएंगे 1:2:1 क्रॉस 1:2:1 करेंगे, तो यहाँ से 1:2:4 है ना, 2:1:2:4:2:1:2:1 ऐसे आ जाएगा, कुल मिलाकर 9 आ जाते हैं। तो इनटू बस करना है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग ये क्या कहानी है भाई, अब इसको जानना बहुत जरूरी है, लोगों के मन में ना ये बहुत डाउट रहता है, तो देखते हैं इसके बारे में, है ना। अब ना यहाँ पर कौन क्रोमोसोम है और कौन एलील है ये या जीन है, कौन नहीं बताया है भाई। ये वाले तो पहले बात याद रख लेना, इन लोग क्रोमोसोम है और इन लोग क्या है, एलील है, ठीक है, और यही है सही, ये इधर वाले लोग क्रोमोसोम है, उधर वाले लोग एलील है। अब देखो दोनों में कंपैरिजन किए हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया है, तो देखो ऑकर्स इन पेयर, ये पेयर में रहते हैं बोला है, और ये भी पेयर में होते हैं। ऐसा जानेंगे अभी कि ना इसको आज के पहले कैसे भी पढ़े होंगे ना सब भूल जाएंगे, इसको याद रखना। देखना ऑकर्स इन पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, ये जो रहते हैं क्रोमोसोम वो पेयरिंग में रहते हैं, ऐसे पेयर बनाते हैं, मतलब एक्चुअल में ये ऐसे रहती है, एक सेंट्रोमियर में ऐसे रहते, पेयरिंग किए हुए, पेयर में है क्रोमोसोम, ऐसा रहते हैं क्रोमोसोम। हालांकि क्रोमोसोम तो ऐसे रहते भी नहीं है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड रहता है वो, जिस टाइम में सेल डिवीजन होना है ना उसी टाइम बस में वो क्या करते हैं, ऐसे बनाए हुए रहते हैं 2n। अब ऐसे हैं ये, अब देखना एलील, एलील है ये, इधर की ओर एलील, या क्या है ये जीन है, ये जीन होती है, और ये क्या है क्रोमोसोम। तो ये क्या रहते हैं, पेयर में रहते हैं, ये भी पेयर में रहते हैं। तो देखो कैसे पेयरिंग करके हुए रहते हैं ये देखो ये है, ये एक्चुअल में यही क्रोमोसोम है ना, ये से यहाँ से एक क्रोमेटिड के द्वारा जुड़े हैं। लेकिन भाई एलील में ये जीन जो है ना, यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर मान लो स्मॉल बी है। हेट्रोजाइगस लेके देख रहे हैं, होमोजाइगस भी ले सकते हैं। एलील के लिए ना 3 ही कंडीशन होते हैं इस दुनिया में, ना कभी भी एलील वेलील पढ़े है ना, तो एलील में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कैपिटल ए होगा, तो यहाँ पर कैपिटल ए होगा, हो सकता है, या यहाँ पर स्मॉल ए हो सकता है, या यहाँ पर स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या हो सकती है, कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं, स्मॉल ए इतने ही बस होते हैं, क्योंकि एक जीन के 2 ही एलील पॉसिबल है, उसके अलावा कोई एलील नहीं होती। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 ही है, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी एलील वगैरह के बारे में नहीं जानना है। ये जान गए हम एलील, ये जान गए। दूसरा देखें, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। जब भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब सेंट्रोमियर यहाँ से स्प्लिट होती है, यहाँ पर दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर पकड़ के खींचते हैं, तो ये ऐसे हो जाती है, ये ऐसे, और ये किस में पहुंच गई, एक एक गेमेट में पहुंच गई, मतलब एन हो गए। तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन वन क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम अनदर क्रोमोसोम। ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन मतलब युग्मक निर्माण के समय में एक क्रोमोसोम एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से अलग हो जाते हैं, ये बात जान लेना है। एनाफेज स्टेज में, ठीक है, एनाफेज स्टेज में अलग हो जाती है। अब ये क्या है भाई, सेग्रीगेट एट गेमेट फॉर्मेशन एट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गेमेट। अब ये क्या है, एक पेयर तो है, लेकिन इस बार पेयरिंग इसका किसके साथ में है, इसके साथ में है इसका पेयरिंग, जबकि इन दोनों का पेयर तो ये था, इन दोनों का पेयर ये था, मतलब इधर की ओर ए गए, इधर की ओर ए गए, मतलब इसको देखा जाएगा। तो बताओ यहाँ पर भाई एक यहाँ पर बना है और दूसरा यहाँ पर बना है, तो चलो बताओ मुझे यहाँ से
कि यहाँ पर कौन वन लोग किस में गए, तो बताओ यहाँ पर कैपिटल ए वाला गया है और इधर क्या है कैपिटल बी वाला गया, और इधर स्मॉल ए वाले गए हैं, उधर स्मॉल बी वाला गया। भाई अपने जोड़ीदार को तो छोड़ दिया, इसका जोड़ीदार इस एलील का जोड़ीदार तो ये था, अब ये है ना ये इसका जोड़ी, हालांकि एक ही क्रोमोसोम है लेकिन इसका जोड़ीदार था क्या, नहीं था, ये इसका जोड़ीदार नहीं है, ये इसका जोड़ीदार है, तो जोड़ीदार अपने जोड़ीदार को छोड़ दिया। कब, युग्मक निर्माण के समय, है ना, सेग्रीगेट एट द गेमीट फॉर्मेशन एट ओनली वन ऑफ ईच पेयर, एट ओनली वन ऑफ ईच पेयर, मतलब एक पूरे युग्म में से एक ही एक में जाती है, एक ही एक गिमिट में जाती है, बात बोला है यहाँ पर एनसीईआरटी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग को समझ नहीं आता यहीं पर, ठीक है। इसमें इसका ये जोड़ी है, इसका ये जोड़ी है भाई, ठीक है, और इधर क्या है, इधर ऐसे जोड़ी रहते हैं। देखें, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब इस इंडिपेंडेंट पेयर, ये वाली पेयर इस वाली पेयर से इंडिपेंडेंट है, ये किसी में भी जाए ना, उससे क्या मतलब, या तो एक ही में चले जाए दोनों, या एक इधर में चले जाए, इधर चले जाए, लेकिन यहाँ पर वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, मतलब वन पेयर, है ना, वन पेयर ऑफ एलिल्स सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ द एलिल्स, का मतलब होता है ये वाली पेयर इस वाली पेयर से क्या हो गए, अलग हो गए भाई, मतलब बोला जाए कि इन दोनों लोग अलग हो गए, उन दोनों लोग अलग हो गए, मतलब ये पेयर अलग थे और ये पेयर अलग थे, होना चाहिए ऐसे सेग्रीगेट, लेकिन ऐसे सेग्रीगेट हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, है ना, हिंदी को और पढ़ लेना इसका, है ना। कैन यू टेल मी, वही बात को बोले हैं, और उसमें पूछे हैं कि ए और बी में से कौन एलील है, कौन क्रोमोसोम है, पूछा है, तो भाई कौन है, ये क्रोमोसोम है, वो एलील है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ना ऐसे बनाना है इसका जोड़ी को, और जबकि इसके जोड़ी को हमें कैसे बनाना है, तो हमें इसके जोड़ी को अलग तरीके से बनाना है, इसका जोड़ी बनाना है, यहाँ से एक जोड़ी है और यहाँ से एक जोड़ी, ठीक है, तो यह बात हम लोग जान गए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में डायग्राम दिया गया है, मियोसिस, है ना, और उसका है ना यहाँ पर देखें, यहाँ पर G1 G2, G2 के बाद में क्या, G1 और G2 के बीच में क्या आती है, एस फेज आती है, और एस फेज में डीएनए डबल हो जाती है, क्रोमोसोम डबल नहीं होते, तो जीएन, है ना, G1 एस G2 आती है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, डबल डबल हो गए, पहले क्या थे, दो दो थे, अब चार चार हो गए, बाइवेलेंट स्टेज आ गया, मियोसिस फर्स्ट के एनएफ फेज आ गए, एनएफ फेज में सेपरेट हो जाती है, मियोसिस सेकंड के एनएफ फेज में और सेपरेट हो गए, स्प्लिटिंग हो जाती है, जर्म सेल बन गए, सब एन 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 वाले बन गए, ये सब, ठीक है। पॉसिबिलिटीज देखिए यहाँ से, है ना, कैसे कैसे हो सकती है, तो पॉसिबिलिटीज में देखें कि मियोसिस फर्स्ट होती है, तो मियोसिस फर्स्ट और के में क्या क्या कंपैरिजन किया गया है, सब में जर्म सेल में कैसे बनती जा रही है, कैसे सेग्रीगेट होते जा रहे हैं, उसी का डायग्राम है। वन लॉन्ग ऑरेंज एंड द शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड वन लार्ज येलो एंड द शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल, है ना, देखो क्या होती है, अलग अलग पोल होते हैं क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, मतलब स्प्लिटिंग जब होती है, सेंट्रोमियर खींचता है तो सब अलग अलग की ओर में चले जाते हैं, देखो अलग अलग सेग्रीगेट, ये वाले लोग अलग अलग हो रहे हैं, ये वाले भी अलग हो रहे हैं, देखो ये दोनों इसमें आ गए, ये दोनों इसमें आ गए, सब सेपरेटेड होती जाती है, तो जर्मिनल सेल में यानी कि गेमेट बनाने वाले सेल में ऐसे टाइप की संरचना बनती है, तो उसको देखें। अगला होती है मॉर्गन्स, है ना, यहाँ पर ये बड़ा सा डायग्राम दिखाई देते हैं एनसीईआरटी में, हालत खराब हो जाता है लोगों का, है ना, तो हालत खराब नहीं करना है अपना, देखना है इधर कि क्या बात बोला है यहाँ पर, ठीक है। टी एच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट करके गया है, उसको हमें पढ़ना है, तो देखो यहाँ पर मेल जो है फीमेल से क्या है, छोटा है, तो मेल ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला में दोनों में कंपैरिजन है, दोनों के बीच में लॉ लिंकेज को बताया गया है, तो जानते हैं हम लोग, इसके लिए ये इस डायग्राम को समझने के लिए हमें एक लाइन पहले समझना पड़ेगा, और इस एक लाइन को हम समझ जाएंगे तो ये समझ आ जाएगा, तो लिंकेज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, मतलब पुनर्योजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या बोला जाए कि डिस्टेंस बिटवीन जीन, तो डिस्टेंस बिटवीन जीन, मतलब बोला जाए कि इन लोग क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जहां पर क्या होंगे, लिंकेज ज्यादा होगा, मतलब बोला जाए कि पेरेंटल करेक्टर ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि पेरेंट के पूरे जीन क्या हो जाते हैं, है ना, चले जाते हैं, तो लिंकेज होती है, एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहने वाले समस्त जीनों का नई पीढ़ी में जाना ही लिंकेज कहलाती है, तो लिंकेज में पेरेंटल करेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, जबकि रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन में नया करेक्टर बनती है, रिकॉम्बिनेशन में पेरेंटल करेक्टर कम होते हैं, पेरेंटल करेक्टर क्या रहते हैं, करेक्टर कम होते हैं, क्यों, क्योंकि पुनर्योजन का मतलब होता है दो का मिल जाना, देखिए यहाँ पर इस लाइन को भी याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन जीन को, तो देखिए यहाँ पर
ये पेरेंट है, पेरेंट, क्रॉस ए क्रॉस बी। पेरेंट में देखना इन दोनों के बीच में वाई एंड डब्ल्यू जीन है, और यहाँ पर भी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जीन है। ये वाइल्ड टाइप है, येलो व्हाइट है। दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुए। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में देखो इन दोनों जीन क्या थे, पास में। दोनों जीन आपस में पास में थे, क्रॉसिंग ओवर तो हुआ है। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर है ना, मतलब रिकॉम्बिनेशन, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट हुआ, 1.3%। क्यों कम हुआ, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या थे, कम थे। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन कम है रहती है तो लिंकेज क्या रहता है, ज्यादा। मतलब लिंकेज ज्यादा मतलब पेरेंटल कैरेक्टर क्या रहते हैं, ज्यादा। लिंकेज ज्यादा मतलब पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा। तो ये वाली लाइन को याद रखेंगे तो ऐसे समझ आ जाएगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, क्रॉसिंग ओवर कम है। फिर से करा के देखिए, वही रिजल्ट आती है। इधर देखें भाई, बताओ यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है, ज्यादा। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा, तो ज्यादा, तो डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा मतलब लिंकेज कम, लिंकेज कम मतलब पेरेंटल कैरेक्टर कम। देखो पेरेंटल कैरेक्टर कम हो गए है ना, और रिकॉम्बिनेशन कितना हो गया, ज्यादा। चाहे कितना भी ज्यादा हो जाए, पेरेंटल कैरेक्टर हमेशा ज्यादा रहेंगे, चाहे कितना भी रिकॉम्बिनेशन हो जाए, पेरेंटल कैरेक्टर हमेशा ज्यादा रहेंगे। 50% तक भी नहीं हो सकता है ना, 50 से कम ही रहेंगे, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा ही रहेंगे, 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये वही डायग्राम है ना। और आगे देखें, अगला है ना, यहाँ पर सिंड्रोम के बारे में दिया गया है, तो जानते हैं इसको भी, है ना। ये सिंड्रोम और इसका है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म का। ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी, इसको भी थोड़ा समझते हैं। अब देखें, पेरेंट्स में हनी बी में फीमेल, फीमेल 2n कंडीशन में मतलब 32 है। अब 32 है, 2n, तो 2n में गेमेट बनाना रहता है, तो भाई क्या होता है, 2n से n बनना रहता है, तो मियोसिस होता है। मियोसिस द्वारा n बन गए यहाँ पर। ठीक है, n बन गए। यहाँ पर मेल है क्या, एन कंडीशन में पहले से है, और एन से एन इसको बनाना है, तो एक ही प्रोसेस है, कौन, माइटोसिस, जो कि हम जानते हैं माइटोसिस अगुणित द्विगुणित दोनों में होती है, जबकि म्यूसिस सिर्फ द्विगुणित में होती है, ये जान गए हम लोग। तो इधर से क्या बना, मेल, और इधर से एन के द्वारा देखो डायरेक्ट लिख दिया एनसीईआरटी ने। इसमें क्या हुआ, यहाँ से क्या बना, 16 क्रोमोसोम वाला एक बना है, और इधर से 16 क्रोमोसोम वाला एक बना है। ये 16 क्रोमोसोम इस 16 क्रोमोसोम के साथ में जाके मिल गया, तो इससे क्या बने, 32, है ना, क्रोमोसोम वाले क्या बने, फीमेल बने। ठीक है, ये क्या बना है, ये बन गया मेल। 16 क्रोमोसोम वाले ये वाला क्या है, मेल है ये, और ये वाली क्या थी, फीमेल, और इधर ये वाला क्या था, मेल। इस फीमेल से इस मेल का मिलन हुआ तो क्या बन गया, फीमेल बने। और फीमेल बने तो दो टाइप के फीमेल बने यहाँ पर, एक क्या बनी, वर्कर बनती है, और एक क्या बनती है, क्वीन बनती है उसके खाने के ऊपर। तो ये क्या करती है, तो ये बी ब्रेड खाती है, तब ये वर्कर बन जाती है। और क्वीन जो रहती है रॉयल जेली खाती है, तो रॉयल जेली खाने की वजह से क्या बन जाती है, क्वीन बन जाती है। और इन लोग क्या होते हैं, 2n रहते हैं। और उसमें भी और बात करें तो ये क्या हो जाती है, क्या है ना, ये स्टेराइल रहती है, स्टेराइल मतलब ये बांझ रहती है, जबकि ये क्या रहती है, फर्टाइल, मतलब अंडे देने का काम सिर्फ और सिर्फ क्वीन करती है, ये नहीं करती। बाकी जो मेल बन गया, भाई मेल इधर से ही बन गए, पार्थिनोजेनेसिस से बना है, मतलब है ना, बिना पार्थेनोजेनेसिस, मतलब इसको ना मेल बनने के लिए डायरेक्टली फीमेल से पैदा हो गई है ना, इसके कोई नहीं है, मतलब फादर नहीं है, इसके मदर ही इसको जन्म दिया है, इसके फादर ही नहीं है। जबकि इसके ग्रैंड फादर रहते हैं, तो इसके ग्रैंड फादर रहते हैं, फादर नहीं रहते, तो बात याद रखना ये है ना। यहाँ पर सिंड्रोम एक्स वाई फीमेल को, मेल को बताता है, और एक्स एक्स फीमेल को बताती है। यहाँ पर ड्रोसोफिला भी देखे, एक्स वाई ह्यूमन के जैसा ही रहता है इसमें, है ना। मेल, मेल क्या रहता है, छोटा रहता है, मेल से बड़ी कौन रहती है, फीमेल रहती है। यहाँ पर मुर्गी का भी बताया, मुर्गी में जेड जेड और जेड डब्ल्यू वाला होता है। ये एक्चुअल में क्या है, मुर्गी है, मुर्गी, ये मुर्गी है, ये मुर्गा है। मतलब इसमें मेल जो रहती है ना वो होमोस्पोरी होती है, मेल, और फीमेल हेट्रोस्पोरी होते हैं, जेड डब्ल्यू होती है। और इसमें क्या थी, मतलब अलग हो जाती है हमारे से, है ना। मतलब हमारे में फीमेल क्या है, होमोस्पोरी, ये मेल क्या है, हेट्रोस्पोरी, जबकि इसमें क्या है, मेल जो है होमोस्पोरी है, जेड जेड, और यहाँ पर फीमेल हेट्रोस्पोरी है। और ये से पंख जो नहीं निकले रहते हैं ना, उन लोग फीमेल होते हैं, याद रखना, देख के बता सकते हैं। ऐसे जो पंख निकला रहता है वो मेल होता है। ठीक है, उसके अलावा पेडिग्री देखते हैं थोड़ा सा, है ना, इसमें भी स्पेसिफिकेशन देखें। ये मेल होती है भाई, ठीक है, ये फीमेल है, ऐसे सिंबल रहता है। ये सेक्स अनस्पेसिफाइड रहता है, मतलब है ना, लिंग
को निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसे है। अफेक्टेड वाले लोग को ऐसे बताते हैं। इनके बीच में जो लाइन बनती है वो मेटिंग लाइन कहलाती है ना, मतलब मैथुन है। और इनके बीच में डबल लाइन है तो कॉग्निजियस मेटिंग होती है, मतलब संबंधितियों के मध्य, मतलब जो संबंधित रिलेटिव रहते हैं उनके मध्य जो संबंध बनता है वो डबल लाइन को बताता है। नीट में पूछा भी गया क्वेश्चन है। इसमें देखें इन लोग क्या होते हैं, ऊपर के वाले लोग क्या होते हैं, पेरेंट होते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये मेल है और ये वाले क्या होते हैं, फीमेल। दोनों अभी नॉर्मल है इसलिए कलरफुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे रहते तो है ना अफेक्टेड रहते हैं। तो इसमें ये उसका फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड क्या हुए, गर्ल हुई है। और यहाँ पर सेकंड चाइल्ड इसका क्या हुआ, सेकंड चाइल्ड को बताता है ये। तो ऐसे भी इधर से नापना है ना, इधर फर्स्ट इधर सेकंड, ये मेल है। और उसके बाद में इनके बीच में देखिए पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड डिजीज। देखो इसमें क्या है, ये मेल है, ये क्या फीमेल, लेकिन इसका जो बच्चा हुआ है वो मेल हुआ है लेकिन ये अफेक्टेड है। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, कोई अफेक्टेड नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा और भी यहाँ पर पेडिग्री में देखते हैं। अब देखें इनको आसानी से समझने का एक ही तरीका है। पहले बात तो ये जानना है हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए जानते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इसमें डिजीज कॉज होगा, इसमें भी डिजीज कॉज होगा, इसमें डिजीज कॉज नहीं होगा, नहीं। ये वाली को देखिए कैपिटल ए है, कैपिटल ए के स्मॉल ए है, स्मॉल ए, इन दोनों में डिजीज नहीं, जबकि ऐसा कंडीशन आएगा तो डिजीज है। स्मॉल ए है मतलब डिजीज है। अब देखिए इसमें अब हम ऐसे इसको डिजीज नहीं है, मतलब ये क्या है, स्मॉल ए। इसमें डिजीज है कैपिटल ए या तो फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों हो सकते हैं। दोनों अब दोनों हो सकते हैं तो कैसे जानेंगे, तो देखो इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, फीमेल है, ये अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड का मतलब स्मॉल ए है इसमें, अभी तो अनअफेक्टेड है। तो इन दोनों में से एक स्मॉल ए इधर से आया होगा, एक स्मॉल इधर से आया होगा, तो मतलब ये नहीं हो सकता, तो ये हो गया। इसको देखिए इसमें क्या होगा, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए, एक कैपिटल ए आया होगा तभी डिजीज हुआ है इसको। इसको थर्ड बच्चे को देखो यहाँ पर स्मॉल ए इधर से स्मॉल ए आया है। उसके बाद में इसको नहीं देखना है, दूसरी पीढ़ी दूसरे शादी करके लेके आए भगाते, ठीक है। और ये वाला देखो ये चौथा बच्चा है इसका, मतलब फीमेल है, ये भी अफेक्टेड है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए है इसके पास में भी। अभी ये दूसरे लोगों से शादी कर ली है ना, तो ये दूसरे शादी किए हैं, तो ये क्या है स्मॉल ए। इसका पूरा बच्चा जो है अनइफेक्टेड हो गया, क्यों, क्योंकि कोई डोमिनेंट नहीं है इसीलिए। और इधर देखना, इधर कैपिटल ए स्मॉल है, इधर स्मॉल ए, तो देखना इधर क्या आ गया स्मॉल ए इधर, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए आया, इधर स्मॉल ए आया, तो इसको इधर इसको डिजीज नहीं हुआ। तो डोमिनेंट में ना ये बात को याद रखना कि कोई में भी कोई सा भी एक डोमिनेंट वाला आ जाएगा, डिजीज होगा। और इसमें से है ना क्या नहीं होगा, जब दोनों रिसेसिव आएंगे तभी डिजीज होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दोनों को डिजीज नहीं है, मतलब यहाँ पर कैपिटल ए या तो फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, इधर कैपिटल ए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। अब हम आगे जानना है हमें, इसको देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कैपिटल ए या तो फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए हो सकता है, तभी डिजीज नहीं है इसको, है ना, ऐसे में डिजीज नहीं रहता, है ना, जान गए इसको। लेकिन डिजीज है भाई, तो डिजीज का मतलब स्मॉल ए, मतलब बोला जाए कि इधर से एक स्मॉल ए आया होगा, इधर से एक स्मॉल आया होगा, तो फिर से ये दोनों कट जाएंगे, तो इन दोनों का जीनोटाइप हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए है कि क्या है। फिर इसका तीसरा बच्चा ये है, इसमें क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आया होगा या तो फिर कैपिटल ए आया होगा। इससे शादी कराएंगे तब जान पाएंगे कि इसमें से कौन है। इधर देखो इसमें से क्या है, इधर है स्मॉल ए आया होगा, इधर भी क्या है कैपिटल ए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ होगा। अब इसकी शादी करा रहे हैं क्योंकि इसको जीनोटाइप जानना है, तो क्या है इसमें भी कैपिटल ए या तो फिर कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब इन दोनों के बीच में मेटिंग हुआ, उसके बाद मेरा फर्स्ट बच्चा बना तो अफेक्टेड हो गया। अफेक्टेड का मतलब स्मॉल ए, मतलब कहीं कहीं इसमें से स्मॉल ए होगा, इसमें से ये होगा, फिर से ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे बनाना रहता है इसको। इधर क्या है स्मॉल ए है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए या तो कैपिटल ए हो सकता है, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए या तो कैपिटल ए हो सकता है। तो ऐसे बताना रहता है, तो याद रखना है इसको। पेडिग्री ऐसे जानते हैं हम लोग, ठीक है। और आगे देखते हैं सिकल सेल एनीमिया को देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया की कहानी जो है ना, सिकल सेल एनीमिया देखो GAG है और CTC में बदल जाती है, जिसकी वजह से mRNA में GAG हो जाती है। और ये mRNA जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है यहाँ पर, है ना, बदल जाती है, T बदल जाते हैं, है ना। देखो GAG की जगह में यहाँ पर क्या हो गया, T हो गया, GTA, मतलब G की A की जगह में क्या आ गया, A की जगह में क्या रिप्लेस हो गया, T। एडेनिन और थाइमिन क्या होती है, प्यूरिन, तो प्यूरिन का प्यूरिन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पर टी ए की जगह में टी, यहाँ पर टी की जगह में क्या हो गया, ए। अब देखो टी की यहाँ ए की जगह में टी हो गया, टी की वजह से यहाँ पर ए बन गए, और ए की वजह से यहाँ पर गैप बनना था, गुह बन गया।
अब गैस से गुग हो गया तो यहाँ पर ग्लू का क्या हो जाएगा, वुल हो जाएगा, है ना, वल। ये क्या, ग्लू और ये वल। तो यहाँ पर 6 अमीनो एसिड चेंज हो गए, ग्लूटेमिक एसिड की जगह वेलिन बन गए। तो यहाँ पर आरबीसी का शेप जो क्या होना था, बाइकॉन्केव होना था, है ना, उसको क्या हो गया, सिकल सेल हो गया, हंसियाकार हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, सिकल सेल हो गया। और इससे आरबीसी का लाइफ स्पान कम हो गया, 100 दिन का हो जाती है, और इसमें कितने रहती है, 120 दिन रहती है ना, ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है। और ये सब कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो इन लोग होते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव का मतलब गुण में बदलाव हो गया, गुणात्मक रोग है, ये गुणात्मक रोग होती है सिकल सेल एनीमिया। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होती है, ये बिंदु उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया होती है। ठीक है भाई, उसके अलावा आगे और देखें भाई, ये देखो इसको, रिप्रेजेंटिंग फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल इन क्रिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित आदमी है ये, है ना। तो देखो इसमें फ्लैट बैक ऑफ द हेड, मेनी लूप्स ऑफ द फिंगर टिप, पाम क्रीज वगैरह बने हुए रहते हैं इसमें, है ना, पाम क्रीज बनी हुई रहती है इसके हाथ में, हैंड में। ब्रॉड फ्लैट फेस रहती है इसकी, बिग एंड रिंकल टंग रहती है इसके, टंग में बड़ी सी मतलब, है ना, जीभ रहती है, और रिंकल का मतलब ऐसे झुर्रेदार क्या रहती है, जीभ। और कॉग्निटिव हार्ट डिजीज, इसको ना हार्ट डिजीज रहता है इसको, किसको, ये, है ना, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम कैसे होती है, तो 21वें क्रोमोसोम में होती है। 21वें क्रोमोसोम में क्या होती है, तो इसमें एक्स 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 एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाती है ऑटोसोम क्रोमोसोम में, तो उसकी वजह से होती है। ठीक है, ये डायग्राम दिया है एनसीईआरटी वालों ने, है ना, क्या दिया है कि इसमें, है ना, एक जो रहती है बॉय जो है, इसको क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम है, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम से ग्रसित है ये। मतलब इसमें क्या हुआ, एक्स वाई नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्स एक्स वाई हो गया है ना, इसकी वजह से नॉर्मल नॉर्मल मेल था, लेकिन इसकी वजह से क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम हो जाती है। जबकि ये क्या है, एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल रहती है, नॉर्मल फीमेल। तो नॉर्मल फीमेल का एक्स एक्स रहती है, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाती है, तो एक्स नॉट क्रोमोसोम हो गया, मतलब इसमें 45 क्रोमोसोम हो गए, जबकि होना चाहिए था कितना, 46, मतलब 2n में 46, जबकि यहाँ पर 2n में कितने हैं, 45। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नहीं आते, है ना, और ये स्मॉल कद के होते हैं, स्मॉल हाइट रहती है इसमें। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है इसके अंदर में, है ना, ये बात हमें जानना है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डायग्राम पढ़ेंगे, वहां से लेकर पूरा बायो में, और 12th क्लास में जितने भी डायग्राम दिए हैं उसको पढ़ेंगे। तो सेकंड क्लास में हम लोग वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।